हमने किया। आज हम करने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी ये डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? देखो, दो रीजन से। पहला रीजन जो है ना कि कंप्यूटर को हम जानते तो अच्छे से हैं, बहुत सारे लोगों को तो इसमें पता भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानते तो अच्छे से हैं, लेकिन लिखे कैसे भाई? इसको लिखना कैसे होगा? और वो भी एक एक नहीं, 5-5 6-6 पेजेस लिखना होगा, तो लिखेंगे कैसे? बस यहीं पे मार खा जाते हैं। समझ में आया? तो ये पेपर बस उस 2-3 रीजन की वजह से थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के साथ क्या दूसरा पेपर रख सकते हैं? जो आपके ग्रेजुएशन में था वही रखिए, चाहे केमिस्ट्री रखिए, चाहे मैथ्स रखिए, कोई भी रख लीजिए। मैम बोला जा रहा है अगस्त फर्स्ट वीक से एग्जाम होगा अवध का। अब देखो, इधर में जितना लेट करा, अगर जून तक पूरा कंप्लीट नहीं किया तो फिर भाई डेट शीट आएगा और उसके बाद एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक। मैं भी बोल रही हूँ आप लोगों की जुलाई लास्ट या फर्स्ट वीक। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप अपने दिमाग में अगस्त का नाम लेके भी मत चलो। क्यों ना? क्योंकि साइकोलॉजिकल एक बन जाता, अच्छा अगस्त में होगा, अभी तो जून ही चल रहा है, अभी तो जुलाई आएगा। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि जुलाई लास्ट वीक से स्टार्ट कर दे, क्योंकि उन लोगों का डेट शीट आएगा तो ज्यादा गैप नहीं दिया जाएगा, मुश्किल से 8 दिन या 9 दिन का गैप रहेगा। आप लोग देख ही रहो, बाकी यूनिवर्सिटी में भी यही किया जा रहा है, तो ज्यादा गैप नहीं रहेगा। 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन आपको गैप मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए जो है फॉर्म फिलअप जैसे ये लोग खत्म करेंगे, उम्मीद ऐसा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यानी कि 7 या 8 जुलाई तक फॉर्म फिलअप सभी कॉलेजेस में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो उम्मीद अभी बताई जा रही है सब एजम्पशन है, क्योंकि जितना बात किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 10 से 15 जुलाई तक जो है डेट शीट दे दिया जाएगा, ये उम्मीद है। और अगर 10-15 के बीच में डेट शीट देता है तो वो आप लोगों को जुलाई के लास्ट वीक में से एग्जाम स्टार्ट कर सकता है। और इसमें भी कुछ खास ज्यादा गैप नहीं मिलता, जैसे सिद्धार्था का गैप देख रहे हो वैसा ही गैप इसमें भी रहता है। हाँ, बैच में अब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा। सिद्धार्था का क्लास तो कल से हम लोग लाइव स्टार्ट कर रहे हैं। बैच में मैसेज आया, मैंने किया हुआ है बैच में, आई होप आप सभी को मिला होगा जो जो बैच दिए हैं। अवध यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट वीक से हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और उसमें क्योंकि सारा कोर्स तो कंप्लीट है, बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान देता है, ये याद रखना। अवध यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेबल होना भी बहुत जरूरी है। तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा हो। अच्छा, बरकतुल्ला का भी आ गया है 5 जुलाई से। वाह, सभी अभी लग रहा है जुलाई में ले लेगा। कैटली सोनी नाम है। मयंक, आगरा यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो वाइवा होता है उसका ऑलरेडी चैनल पे दिया गया, आप लिखो बीएड वाइवा या बीएड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएगा, हमने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। 15 से 20 क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, वो सारा करके चले ना जाना, उस हो जाता है, हर बार उसी में से आ जाता है क्वेश्चन। ओके अभिषेक, गुड। आज से फॉर्म भरा जा रहा है ना। कुछ 2 या 3 कॉलेज के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉल करके बोला था कि मैम हमारे में नहीं हो रहा है, तो होने लगे उन लोगों में तो भी सही है। चलिए क्लास को लाइक कीजिए और चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेडागोजी क्या होगा? क्या है मैम? मेरा ग्रेजुएशन में बॉटनी ऑनर्स और सब्सिडरी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री जूलॉजी था। आपको मैं सजेस्ट करूंगी अतुल, आप अगर अवध यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी ले लो, बायो एंड केमिस्ट्री ले लो। बायो में आपका जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों आ जाता है। कभी भी ना बीएड में जूलॉजी एंड बॉटनी अलग करके मत लेना, ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बायोलॉजी ले लेना और उसके साथ केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपने रखा था वो ले लो, ठीक है? बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा ये। 1 से 2 दिन का, ज्यादा नहीं अंजलि। यस, चलिए अतुल का क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना? अतुल ने जो पूछा था, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं अवध यूनिवर्सिटी में।
जैसे ये है आप लोग का पेपर 3, ये भी 80 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। इसमें ना देखो, पहले हमारी दुनिया में या फिर हमारे लाइफ में सिर्फ एजुकेशन था, है ना, एजुकेशन, शिक्षा जिसको हम बोलते थे, पढ़ाना था, ये था। इसमें टेक्नोलॉजी नाम का कोई चीज इंक्लूड ही नहीं था। टेक्नोलॉजी समझ रहे हो ना, जिसको अगर हिंदी में नाम लेना जाए तो और भी नहीं समझोगे, हिंदी में इसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, तो नहीं समझोगे, इसलिए इसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी ही कहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी था वो एजुकेशन में कुछ खास था ही नहीं, मतलब उसका नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में होने लगा। तो अब क्या हो गया है कि अब अगर हम एज्यूम करते हैं कि क्या बिना टेक्नोलॉजी के हम एजुकेशन को सही तरीके से डेवलप कर पाएंगे, तो दिमाग में आता है नहीं। जैसे अभी हमारा हो रहा है, हमारा ये जो क्लास हो रहा है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, डिजिटल बोर्ड है, कैमरा लगा है, लैपटॉप है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग इंटरनेट के से देख रहे हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो ये बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पाया है। क्या बिना टेक्नोलॉजी के हम इस तरह से, मैं कहीं और बैठ के पढ़ाऊं, आप कहीं और बैठ करके इतना क्लियर क्लास ले लो, ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक, ये मैंने समझाया इसलिए है कि खुद से इसको लिख सको, अगर बाय द वे जो लिखा हुआ है वो भूल जाओ तो यहाँ पर क्वेश्चन ये 100% ये क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में पूछ सकता है। आप जानते हो अवध यूनिवर्सिटी के बच्चे, शॉर्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का जो है 8 नंबर का होता है, तो वो भी छोटू नहीं है, वो भी अच्छा खासा, उसमें 3 पेजेस लिखना पड़ेगा। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, पहले तो ये। अब इसके साथ साथ में इसकी विशेषता, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस, ये 2 चीज कर लेना। विशेषता, इंपॉर्टेंस, महत्व जिसको हम बोलते हैं, ये 100%, चाहे कभी लॉन्ग में पूछे, कभी शॉर्ट में पूछे, कभी 2 नंबर वाले में पूछे, लेकिन पूछेगा। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप खुद से नहीं लिख पा रहे हो, खुद से नहीं समझ में आ रहा, तो जो नोट्स आपने बनाया उसको देख लो, जो नोट्स आपने लिया है उसको देख लो, तो उसको देख करके कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। रूप क्या होता है? तो 3 तरह के हैं भाई। कौन कौन से? अच्छा, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम किस रूप में यूज करते हैं, यही है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 3 है। क्या क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम भी बोलते हैं उसको। तो ये दोनों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला करके ये हमारा सिस्टम बनता है, यानी हमारा जो भी कंप्यूटर बोलो ये बनता है। क्या सिर्फ हार्डवेयर से हम इस क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या हम सिर्फ सॉफ्टवेयर से बढ़ा पाएंगे? नहीं, ये दोनों को मिला करके बढ़ा पाएंगे सिस्टम के थ्रू, है ना। तो ये फॉर्म्स, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का 100% फिक्स क्वेश्चन है। ये अलग अलग भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर फॉर्म क्या होता है, आप लोगों का सॉफ्टवेयर फॉर्म, इसका हिंदी में नाम दूंगी तो बहुत अलग है। सॉफ्टवेयर फॉर्म का नाम है कोमल, और इसका हार्डवेयर का नाम है कठोर। तो ये, इसमें मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड के साथ जाने की कोशिश करना, इसमें टोटली हिंदी पे मत जाना, हिंदी वाले बच्चे भी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ या फिर फॉर्म्स ऑफ करके क्वेश्चन आ सकता है। ये फॉर्म्स ऑफ करके भी क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ करके भी आएगा क्वेश्चन, आंसर वही होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। 3 तरह से, इन तीनों को एक्सप्लेन डिटेल में करना है। हार्डवेयर किस तरह के, किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ये सब देना पड़ेगा। सेम थिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के साथ। अब यहां तक ये टेक्नोलॉजी का मामला देखने को मिला। अब हम आ जाते हैं टीचिंग को लेकर के, एजुकेशन में किस टेक्नोलॉजी को हम टीचिंग में यूज करके इसको बेटर बनाते हैं, तो आखिर में वो टीचिंग क्या है। तो इसमें शिक्षण के स्तर दिया हुआ है, यानी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है आप लोगों का 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला आप लोगों का हो जाता है मेमोरी लेवल, जिसको हम स्मृति स्तर कहते हैं। दूसरा आप लोगों का जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर उसके बाद जिसको हम समझ कहते हैं हिंदी में, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव। तो ये तीनों लेवल को अलग अलग भी कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी जहां तक मैंने अवध को देखा है कि मेमोरी लेवल को अलग से क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्मृति स्तर से आप क्या समझते हो, इसको एक्सप्लेन करो, ये कितने प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, ये क्या होता है।
तो ये आपको अलग से भी क्वेश्चन रह सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन VVI शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी बाबू कि आप टीचिंग क्या है वो भी कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, शिक्षण से क्या समझते हो, ये भी एक डेफिनेशन करके रखना, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग अगर पूछेगा भी तो डायरेक्टली आप लेवल्स ऑफ टीचिंग से आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करोगे। ये सब मैं क्लास जैसे जैसे चलेगा मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली आंसर आप लोग को कैसे लिखना है। और मैं स्पेशली बार बार अगर बोल रही हूँ, आपने अगर अभी तक मेरा क्लास देखा होगा तो मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना स्पेसिफिकली नहीं बोलती हूँ कि आप पैटर्न पर और प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान देना, सिर्फ अवध यूनिवर्सिटी में बोल रही हूँ क्योंकि हमने देखा है प्रेजेंटेबल होना होगा, थोड़ा सा पैटर्न रिटन आंसर का फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद मार्क्स तो आपके हाथ में है। 90%, 92, 93% आराम से लेकर आ जाओगे, ठीक है। मतलब 85 से नीचे नहीं जाना चाहिए। मेरा अवध यूनिवर्सिटी का यही टारगेट रहता है कि जो बच्चे अच्छे हैं उनका 85 से नीचे होना चाहिए, 85, 86, 87, 88 यही होना चाहिए, तो वो फॉलो कर सकते हो। तो इसमें शिक्षण के स्तर जब लिखने को आएगा तो शिक्षण क्या होता है 2-4 लाइन में पहले उसको भी एक्सप्लेन कर देना एंड देन लेवल्स ऑफ टीचिंग पर जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। कम्युनिकेशन होता है, ये सूचना संप्रेषण कहते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये ICT के नाम से हम जानते हैं इसको। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ICT क्या होता है, या फिर आपको जो 2 नंबर वाला है जो अवध यूनिवर्सिटी का वेरी शॉर्ट वाला आता है उसमें ICT का फुल फॉर्म लिखने को आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक। ये होता क्या है और इसके पक्ष कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ICT के पक्ष कितने हैं। तो ICT यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों का आ जाता है सेंडर, ठीक है, जो मैसेज भेज रहा है। फिर उसके बाद से मैसेज, इसके बीच में भी पार्ट रहता है, मैं मेन आपको बता रही हूँ। एंड देन आपका जो है किस चैनल से भेज रहे हो, वो मतलब उसको आप ओरली भेज रहे हो, रिटन में भेज रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो किस तरह से, तो मैसेज चैनल हो जाता है एंड देन आपका रिसीवर हो जाएगा जो रिसीव कर रहा है। ये मेन मैंने बताया 4, ऐसे टोटल 7 होते हैं, टोटल बीच बीच में है, तो वो आपको ये थोड़ा सा एक बार देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ई लर्निंग क्या होता है, ऑफकोर्स जान रहे हो कि ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग का इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन रह सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करते हैं, जिसमें हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्टर यूज करते हैं। तो ये TLM के बारे में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाता है ICT, जो यहाँ पे था, मैंने आप लोगों को बताया कि ICT को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। ICT का अर्थ क्या है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ ICT, तो ये आपको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो आप लोग का ICT है उसका एजुकेशनल काम क्या है, शिक्षा में, एजुकेशन में ये क्या इसका रोल है। देखो ये शैक्षिक कार्य पूछ रहा है, ये ऐसे भी पूछ सकता है, रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन, यानी कि ICT का जो है क्या रोल है, क्या भूमिका है एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, तो ये वो क्वेश्चन हो गया। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, इसके अलावा एक और जो कि छूट गया है इसमें, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, जिस शिक्षण विधि में ब्लेंडेड लर्निंग आता है, शिक्षण विधि जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग नए टाइप के जो शिक्षण विधि है जो हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। फ्लिप क्लास मेथड, फ्लिप क्लास मेथड क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में दे सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो मैं यही बोलूंगी 10-11 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और छूट गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग के फेजेस, टीचिंग फेजेस जिसको हम बोलते हैं शिक्षण की अवस्था, ये भी 3 होता है, ये भी क्वेश्चन फिक्स मान लो, मतलब ये VVI में रखो, ठीक है, ये 100% वाले में ये इसको रख लो। आप लोगों के एग्जाम अच्छे गए होंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा आज के पेपर में देखना है, ठीक है।
चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस पेपर का मेन मकसद क्या है आप लोगों का एग्जामिनेशन लेने का। नाम ही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर जो है एजुकेशन में यानी शिक्षा में जो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। बस जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन करके आना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप लोग आराम से लिखोगे और सबका अच्छा जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी विशेषता बताएं और महत्व या क्षेत्र। मतलब इन तीनों में से ना कोई एक नाम रहेगा, लेकिन ये वाला रहेगा पक्का। तो अभी हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझे और कैसे हम उसे लिखेंगे ये समझे। उससे पहले थोड़ा सा एक मैं आप लोगों को इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें दे देती हूँ। देखो, पहले क्या था ना कि पहले सिर्फ एजुकेशन था, मतलब कि सिर्फ पढ़ाया जाता था, टीचिंग मेथड था, ऐसे आना है, टीचर आते थे, पढ़ाते थे, जाते थे। टेक्नोलॉजी का कोई नाम नहीं था, कोई भी नामो निशान टेक्नोलॉजी का जो है एजुकेशन में यूज नहीं होता था। लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी का जो है यूज होने लगा है एजुकेशन में, तो उसको एक नाम दिया गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसको इस नाम से यानी शैक्षिक तकनीक के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अगर आपको आता भी है तो सिंपल है, आप ये बस लिख सकते हो शिक्षा को यानी कि एजुकेशन में एजुकेशन की समस्याओं को समाधान करने के लिए या एजुकेशन के समस्याओं को समाधान सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और जब शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाता है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सिंपल अपनी भाषा में भी इसका डेफिनेशन लिख दोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। जहां दिक्कत होगा वो मैं बताऊंगी, ये वाला आप अपने से भी लिख सकते हो, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। अब हम आते हैं इस पर। सबसे पहले तो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझे, उसमें ये चीजें आपको समझनी जरूरी है। इसका नाम थोड़ा अलग अलग तरीके से हिंदी में पूछा जाएगा। पहला नाम तो आप जानते ही हो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। देखो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी नाम रहे या शैक्षिक तकनीक रहे, दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका मतलब है शिक्षक अपने पढ़ाने के ढंग को प्रभावी, रुचिपूर्ण, आसान बनाने के लिए शैक्षिक और वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। उस तकनीक को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग समझ जाना। जब टीचर अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या जिन तकनीकों का यूज किया जाता है, उन तकनीकों को या उन टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिंपल, कोई दिक्कत यहां नहीं होगी, इसको अपने तरीके से लिख ही लेना है, ठीक है। ये तो रहेगा, चाहे 1 नंबर में पूछ दे, 2 नंबर में पूछे, आप सॉरी 1 नंबर में पूछे या फिर आपको शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग में पूछे, ये क्वेश्चन रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए बोल सकते हो कि हेल्पफुल नहीं है, सिर्फ टीचर की टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बनाता है, स्टूडेंट्स के लर्निंग को भी इजी बनाता है। अब मैं आपको जो चीज पढ़ा रही हूँ इसी में मैं अगर टेक्नोलॉजी यूज करूँ, जैसे अभी हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग ये डिजिटल बोर्ड कर रहे हैं। अगर ये डिजिटल बोर्ड नहीं रहता तो ये पीडीएफ आप देख नहीं पाते, सिर्फ मैं बोलती, तो मेरे बोलने से आपको कितना समझ में आता। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के होने की वजह से इसको आप लोग देख पा रहे हो, एक एक वर्ड को आप लोग देख पा रहे हो कि हाँ क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग हो रहा है। तो यही है, तो सिर्फ टीचर के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए भी, जो लर्नर होते हैं उनकी लर्निंग को भी इजी, स्मूथ बनाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए भी जो है ये टेक्नोलॉजी यूजफुल है। देखो, बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का ना, इस तरह से सुन करके मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, मुझे ये पेपर टफ है लेकिन मैंने इसको पीडीएफ को इस तरह से प्रिपेयर किया है कि ये पीडीएफ कर लोगे तो फिर वो टफनेस आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो मुझे मोटिवेशन आपके इन सारे आंसर से मिल रहा है कि हाँ मैंने 31 पेजेस लिख लिया, मैंने 35 लिख लिया, मेरा बहुत अच्छा हुआ, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक जो देखा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, बस उसको देख लिया, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी की क्या होती है उसको समझ लिए, दिमाग में बैठा लेंगे। अब हम आते हैं इसके प्रकार पर।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग भी पूछता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कितने प्रकार हैं? प्रकार भी पूछ सकता है या अप्रोचेज भी पूछ लेता है। पिछली बार ना अप्रोचेज पूछ दिया था कि अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बच्चे छोड़ करके आ गए, दूसरा क्वेश्चन कर लिए उसकी जगह, लेकिन उसको छोड़ दिए। अप्रोचेज भी वही है, प्रकार ही है, टाइप्स ही है, तो आप नहीं छोड़ोगे। चलिए, अभी कितने तरह के होते हैं? तो ये टोटली जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3। पहला तो आप हार्डवेयर देख रहे हो, दूसरा हो जाता है सॉफ्टवेयर, और तीसरा हो जाता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। तो ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये कितने टाइप्स के हैं या इसके अप्रोचेस कितने हैं? तो ये 3 तरह के हैं। पहला तो हार्डवेयर अप्रोच हो जाता है, हार्डवेयर दृष्टिकोण हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा आप लोगों का हो जाता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सेकेंड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हिंदी नाम देख लेते हैं ना, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर ही लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण हमारा जो है हो जाता है, और तीसरा हमारा हो जाता है सिस्टम, सिस्टम अप्रोच। अब तीनों को समझ लेते हैं, ठीक है। पहले इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। हार्डवेयर तो वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, इतना तो आप लोग भी जानते हो, है ना। तो जैसे आप लोग का मॉनिटर हो जाता है, आप लोगों का ये सारी चीजें जो है आप लोग की हार्डवेयर में हो जाएगी, जिसको आप बाहर से टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, टच कर रहे हो, मेन छूने का है, तो ये आप लोगों का हार्डवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर भी आप जानते हो, जो एक प्रोग्राम होता है जो इसमें कंप्यूटर में, सिस्टम में जो है वर्क करता है, वो हो जाता है। तो बस लिखना कैसे है ये देख लो। देखो, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी में किसका पहला स्थान है, यानी कौन सा अप्रोच पहले आता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर आता है, ये याद रखना है, हार्डवेयर अप्रोच। हाँ, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो सहायक उपकरणों पर जोर दिया गया, इसे मशीन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, साथ ही शिक्षा में टेक्नोलॉजी से भी प्रयुक्त किया जाता है। हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्टर, डिजिटल व्हाइट बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, टीवी, मॉनिटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, प्रिंटिंग मशीन, ये सभी आपके हार्डवेयर में आ जाएंगे। कोई यहां दिक्कत नहीं होगी, हार्डवेयर में बिल्कुल कर लोगे, है ना। चलो सेकेंड में, सेकेंड आप लोग कहा जाता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है? यहाँ हिंदी में मुझे नाम याद आ गया, कोमल उपागम। इसको हिंदी में कोमल उपागम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हार्डवेयर दृष्टिकोण में मशीन का उपयोग होता है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर में सीखने और सिखाने के सिद्धांतों पर होता है, प्रिंसिपल पे रहता है, और ये एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके सिस्टम में इनपुट किया जाता है। अब इसे जिससे विद्यार्थियों में आवश्यक परिवर्तन आ सकता है, इन्हें शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है? यहाँ पे देखो, हार्डवेयर अप्रोच में आपका कंप्यूटर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब है। सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्राम, स्लाइड्स, वीडियो प्रोग्राम, राइटिंग, ये सब हो गए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारा आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, जब कंप्यूटर सीखने गए होगे तो किया ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम अप्रोच। अब ये सिस्टम अप्रोच को थोड़ा सा ऐसा जो है एक बनाने की कोशिश करना। मैं पर्टिकुलर कोई इसका नहीं दूंगी, बट मैं ओवरऑल सभी पैडागोजी पेपर का गेस क्वेश्चन दे दूंगी, जिससे कि आपको मैच करेगा। सिस्टम अप्रोच, जिसको हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं, ये क्या होता है? देखो, सिस्टम अप्रोच का मतलब हुआ जहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर के काम करेंगे, वो सिस्टम अप्रोच है। ये ना ही हार्डवेयर कहलाएगा सिर्फ, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब मानो कि मेरे पास मॉनिटर है, मॉनिटर में मैंने जो है प्रोग्राम इनपुट कर दिया, प्रोग्राम चल रहा है, तो जो भी है, मान लो कि विंडोज ही डाल दिया है, तो वो सब मेरा चल रहा है, तो वो तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। तो जब हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों साथ में आ जाते हैं, तो उसे हम सिस्टम अप्रोच कहते हैं। सिंपल तरीका से मैंने आपको समझाया। इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों चीजों जो है निकल कर आते हैं।
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक पूरी प्रणाली को संभालना है। सिंपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिल करके जो है ये सिस्टम अप्रोच बनाते हैं और इससे पूरा काम जो है इन्हीं के ऊपर जो है रहता है और इन्हीं से काम को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में, जिसमें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की विशेषता पूछी जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, पहला आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक नॉलेज का उपयोग होता है। सिंपल दिमाग में क्या रखना है, साइंटिफिक नॉलेज। हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक नॉलेज का यूज किया जाता है। ठीक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के समय के साथ निरंतर बेहतर, यानी इसको हम बोलते हैं अपडेशन, इसमें चेंजेस, इसमें परिवर्तन आते रहता है टाइम टू टाइम, टाइम के साथ ये डे बाय डे जो है एक अच्छा वर्जन बन करके निकलता है, तो अपडेशन इसमें देखने को मिलता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी से विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के बिहेवियर में चेंजेस लाया जा सकता है। बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, टीचर अच्छे से पढ़ाएगा। तो ये अगर हम देखेंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों के बिहेवियर को चेंज करने में कैपेबल है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में हर तकनीक का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है वो दिया गया है। जैसे ऑडियो विजुअल मटेरियल हम यूज करते हैं, हम कोई वीडियो यूज कर लेते हैं, हम जो है इसमें ऐसे ऐसे मशीनरी यूज करते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल देती हूँ, लैंग्वेज का लैब स्टार्ट हुआ है ना, बहुत सारे स्कूल में लैंग्वेज लैब करवाया जा रहा है, उसमें मशीन लगी हुई रहती है और आप जब कुछ भी बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा हो रहा है, वर्ड सही से आप उच्चारण कर रहे हो यानी, वो सारी मशीन बताती है। तो इस तरह से मशीनरी का यूज जो है इसमें हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। टीचिंग प्रक्रिया को यानी हमारे टीचिंग प्रोसेस को इससे इजी और इफेक्टिव बनाया जाता है। स्टूडेंट्स जो है करिकुलम में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें परीक्षा, यस, इवैल्यूएशन, इसमें जो एग्जामिनेशन होता है, अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्जाम होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द मिल जाता है। फिर इसमें जो है समय की बचत होती है, लर्निंग को अलग अलग तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसकी विशेषता में 10 विशेषताओं को लिखा है। अगर दिमाग में आप 7 से 8 विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रख भी लेते हो तो वो भी वहां पे एलोबरेट कर दोगे तो काफी है। ठीक है, तो ये पूरा आपको देख लेना है। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब ये एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वही सारी चीजें जो हमने फीचर्स में विशेषता में लिखा था वही उसी को हम रिपीट करेंगे कि भाई एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम एजुकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, टीचिंग इफेक्टिव होता है, स्टूडेंट्स के लिए ये लर्निंग जो है इजी हो जाता है, फिर सब कुछ जो है सिस्टम से होता है। ये सारी चीजें आपको लिख देना, अगर नहीं पढ़ोगे तो भी मैं बता दे रही हूँ। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों तक पहुंच होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बच्चे जो दूर दूर पर बैठे हैं। जैसे आज आप कहाँ अपने घर में बैठे हो लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हो, तो डिस्टेंस लर्निंग हो जाती है। तो ये चीजें है। दिव्यांग छात्रों के लिए उपयोगी है, शिक्षण और सीखने के तरीकों को प्रभावशाली बनाता है, टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। तो ये सारे इसके समय का बचत होगा और क्या है, देश विदेश में अलग अलग छात्र जो है जुड़ पाएंगे। बस 11 आप लोगों के हो गए इंपॉर्टेंस। तो हमने क्या किया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके विशेषता क्या है, फीचर क्या है और इसका इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, मतलब एक कंफर्म इन तीनों में से एक मर्ज करके एक खिचड़ी बना करके एक क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है उसी का क्षेत्र है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारा कौन कौन से एरिया में काम करता है। तो एकदम दिमाग में रखना हमारा 5 एरिया। पहला एरिया है पढ़ाने में, टीचिंग में। पढ़ाने में जो है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रहता ही है, तभी जाके टीचिंग इफेक्टिव होता है। लर्निंग में, ठीक है, इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में, करिकुलम बनाने में और एजुकेशन का उद्देश्य बनाने में, इन सभी जगहों पर हमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। हाँ, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी,
ये यहाँ से क्वेश्चन अब आप लोग का थोड़ा दिमाग लगाने वाला होगा। अब यहाँ से आ जाओ, देखो शिक्षक प्रौद्योगिकी के रूप या फिर बोलो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हमने दो चीजों को पढ़ा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मिलकर के ही सिस्टम को जो है चलाते हैं। अब हम आते हैं कि ये कौन कौन से नेचर पे, कौन कौन से प्रिंसिपल पे, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है कौन कौन से प्रिंसिपल पे, कौन कौन से सिद्धांतों पे आधारित है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को लिखिए। सिद्धांत भी पूछ दे या फॉर्म भी पूछेगा, ठीक है, तो भी आप लोगों को ये वाला आंसर डालना है। तो या प्रिंसिपल अगर सिद्धांत दे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति यानी कि नेचर के आधार पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है शिक्षण तकनीक, हमारा है कि टीचिंग जो है टीचिंग टेक्नोलॉजी, पढ़ान। अब देखो हम इसको ना ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि एजुकेशन में ये टीचिंग फील्ड में भी हेल्प करता है, लर्नर को भी हेल्प करता है, इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है, करिकुलम में भी हेल्प करता है। तो इसको अलग अलग पार्ट में अब डिवाइड करके इसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे। तो यहां पर आ जाता है आपका शिक्षण तकनीक। शिक्षण तकनीक में अगर हम बात करते हैं तो इसको अभी हमने पढ़ लिया, वैसे मैं एक ऐसे ही बता देती हूँ कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिससे कि टीचर्स के लिए भी इजी हो जाता है और टीचर्स को जितना टाइम लगता था, जितना एफर्ट लगता था, अब उतना नहीं लगता है। तो इसकी विशेषता यहाँ देख लें, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक यानी कि आप लोगों का कॉग्निटिव, इफेक्टिव सभी तरह के डोमेन को डेवलप किया जाता है। इससे जो है बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप लोगों को ग्राउंड भेज दिया गया, ध्यान रख रहा है ना टीचर या फिर जो भी है ऑब्जर्वर कि हाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो रहा है। क्लासरूम में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, सब भी पे। तो ये पूरी तरीके से बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है और उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। शिक्षण प्रक्रिया को उन्नतशील बनाने के लिए तकनीक का माध्यम जो है वो पूरी तरीके से फिलोसफिकल है, साइकोलॉजिकल है और साथ ही साथ सामाजिक है यानी सोशल है। इन तीनों पर्सपेक्टिव पर सोच करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। चलिए, दूसरा आप लोगों का आ जाता है अनुदेशन तकनीक। पहला आपने देखा शिक्षण तकनीक, अब है हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जिसको हम अनुदेशन तकनीक कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको 8 नंबर वाले में आएंगे। एक साथ अगर नहीं पूछा, अगर एक साथ पूछ दिया तो फिर तो ये फिर आपको लॉन्ग में पूछेगा, लेकिन चांसेस है कि आपको जो है एक साथ ना पूछ करके अलग अलग पूछेगा कि अनुदेशन तकनीक क्या होती है, इसे समझाएं, इसकी विशेषता बताएं, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। तो अनुदेशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सूचना देना। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो ये पेपर टफ है और इसको अच्छे से करके जाना, सारा क्वेश्चन करना, ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब यानी अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना प्रदान करना। अनुदेशन तकनीक में उपलब्ध साधनों के माध्यम से आवश्यकता की पूर्ति होती है, साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार को यानी बिहेवियर को जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा चेंज किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अनुदेशन तकनीक में सही उत्तरों का पुनर्बलन होता है, मतलब कि बच्चे जो है जो भी चीजें बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसको उनको एनकरेज किया जाता है। अगर आप कुछ अच्छा कर, जैसे आप लोग बहुत अच्छा लिख कर आए हो पेपर, तो मैं बोलूंगी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, ये पुनर्बलन है, मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ। फिर उसके बाद है अनुदेशन तकनीक के जरिए ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो हमारा ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसको अच्छी तरीके से ब्लूम किया जाता है, मतलब निखारा जाता है। अब जैसे निखारने का मतलब यहाँ पे सोचोगे कैसे, तो मैं आपको सजेशन दूंगी, मैं बोल रही हूँ तो जाहिर सी बात है ना कि आप उसको सोचोगे कि हाँ इसमें और ऐसे कैसे करें, अगर मैम बता रही हूँ तो होगा ही ऐसा, हमें ऐसे करना चाहिए। तो यही है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपके दिमाग को, आपके कॉग्निशन को बढ़ावा दिया जाता है, उसको उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको निखारा जाता है। सिंपल।
छात्रों को अनुदेशक तकनीक के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। अब मैं ये इंस्ट्रक्शन वैसे बच्चों को दे रही हूँ जो 31 पेजेस लिख कर आए हैं, 30 पेजेस लिख कर आए, तो मैं बोलूंगी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, कल भी ऐसे ही करके आना। जो बच्चा जो है 17 पेज 18 पेज लिख के आए, मैं उसको क्या बोलूंगी कि हाँ कल तो 31 पेज ही लिख के आना? नहीं, मैं उसको बोलूंगी कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आज आपने अच्छा किया, कल इससे बेटर करने की कोशिश करना, कल 22-25 पेज कर लेना। यही है ना? तो हर बच्चे को आप उनकी क्षमता के अनुसार इंस्ट्रक्शन देना और उनको बढ़ने का यानी उनको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देना। अब ऐसा नहीं है कि मैं कंपेयर करूं कि भाई तुमने ऐसा कैसे नहीं किया, उसने जो है 31 पेजेस लिख कर आया, आप क्यों नहीं लिख कर आए, ये गलत होगा, ये उस बच्चे के साइकोलॉजी पे जो है गलत असर होगा। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हर बच्चे को उसकी अपनी एबिलिटी, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग ग्रो करने में मदद करता है। ठीक। अनुदेशन तकनीक का मुख्य कार्य सूचनाएं प्रदान करना है, तो इसका मेन काम में है इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना, आपको सही जानकारी देना, सही गाइडेंस देना। हो गया बाबू, देख लो कितना कर लिए। तो ये मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में खटक रहा है, अनुदेशन तकनीक दे सकता है आज आप लोगों को कल, और ये शिक्षण तकनीक। तो अब अगर पूछेगा कि भाई शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने प्रकार हैं, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर ये पूछेगा कि कौन से सिद्धांत पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इन चारों सिद्धांत, इन चारों प्रकार को जो है एलोबरेट कर देना। अगर ऐसा यही वाला क्वेश्चन अगर दे दिया तो, और अलग अलग पूछा तो अलग अलग एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन देखो, अब आप बोलोगे मैम जब ये 8 नंबर में भी पूछेगा तो हम इतना ही लिखेंगे, तो इससे तो हमारा पेज कवर नहीं होगा, तो कैसे दिमाग लगाएंगे? तो मानो कि आपके एग्जाम में अनुदेशन तकनीक पूछा है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पूछा है, यहां से लिखना स्टार्ट मत करना। स्टार्ट लिखना जो है टेक्नोलॉजी वाले डेफिनेशन से करना कि एक्चुअली में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो उसको लिखोगे तो आधा से एक पेज तो वो निकाल लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से उसमें डायग्राम बना देना कि हाँ टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या क्या है, हमारा टीचिंग वाला है, इंस्ट्रक्शनल है, बिहेवियरल है, ये सब है अभी नीचे में, ये बिहेवियरल है, ये सब है, इसको बना देना, और उसके बाद इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना, हो जाएगा 3 पेज। समझे? ऐसे दिमाग लगा के करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में। जैसा नाम है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी बच्चों के बिहेवियर पे पूरा फोकस करता है कि चेंजेस आना चाहिए। अगर आज आप कुछ भी सीख रहे हो तो उसका चेंजेस आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। तो व्यवहार तकनीक में शिक्षकों के कक्षा संबंधी व्यवहार और विद्यार्थियों के सीखने के व्यवहार में जो है सुधार लाया जाता है, इंप्रूवमेंट लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिहेवियरल टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टूडेंट पे फोकस करेगा, मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ गलत तरीके से पढ़ा रही हूँ, जो कि मेथड मेरा जो है लिया गया गलत है, तो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी टीचर के बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है, टीचर को भी जो है बताता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, और स्टूडेंट को भी। आसान भाषा में अगर बताए तो व्यवहार तकनीक वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है, आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहार में विकास करता है। ठीक है, तो ये आपका बिहेवियरल हो जाएगा, चेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट हमारा जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है। एक हमने पढ़ा है इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, ठीक है, टेक्नोलॉजी वो हो गया, निर्देशन आप लोगों का तकनीक, और ये आप लोग का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, ये अलग है। इस अनुदेशन का अर्थ सूचनाएं प्रदान करना है और प्रारूप का अर्थ है वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी चीज को डिजाइन करना। जैसे मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना है, लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे करके मैं बोलूंगी देखो बाबू ऐसे ऐसे कर लेना, जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये पेपर टफ है, मैं ये आपको बता भी रही हूँ, ये इंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन फिर मैं आपको डिजाइन भी दे रही हूँ, ये मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन करके जाओगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो अभी मैं आपके साथ जो कर रही हूँ वो आपका अनुदेशन प्रारूप यानी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में आ जाएगा, मतलब आप पूरा स्ट्रक्चर बना करके बच्चे को गाइड करते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उद्देश्य क्या होते हैं? तो उद्देश्य वही है, टीचिंग को बेहतर बनाना, शिक्षण को बेहतर बनाना, टीचर के बिहेवियर में चेंजेस लाना, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाना, मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना, करिकुलम में ध्यान देना। ऐसे ऐसे करके तो आप खुद ही लिख सकते हो, ये पढ़ लेना इसको।
अब आ जाते हैं शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी में डिफरेंस। तो ये तो आप लोग देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलती हूँ यहाँ से। अब यहाँ से सुन लो, अवध यूनिवर्सिटी ना यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करता है, अभी तक रिपीट किया है। एकदम ध्यान से इस सारे को देखना। अभी मैं आप लोग का कॉमेंट नहीं देख रही हूँ, तो अभी कॉमेंट कर रहे होगे ना? हाँ, कोई कमेंट नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मैं पीडीएफ में दे दूंगी। कल थोड़ा सा लेट हो गया था, क्लास एक्चुअली में स्टार्ट हो गया था। कोई नहीं, मैं आज आपको पीडीएफ देख करके, दूसरा क्लास लेट से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज वाला टफ है तो मैं रिस्क नहीं लूंगी। ठीक है, अब यहां से आते हैं टीचिंग में। शिक्षण, पहले तो सबसे पहले शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या होता है। तो टीचिंग क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो जब टीचर यानी शिक्षक ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, तो वो टीचिंग है। अब इसको गलत थोड़ी ना कोई बोल देगा, लेकिन हमारी भाषा में भाई ये तो सही है, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके लिखना है। तो देखो, शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, ज्ञान देना। ठीक है, यह शिक्षा धातु से, सॉरी शिक्षा धातु नहीं, ये शिक्ष धातु से बना हुआ है, ऐसे रहता है, हलंत लगा हुआ रहता है। यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है और यह एक त्रियामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल है। ये जॉन डीवी ने बोला है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी या जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक ट्राइपोलर जो है टीचिंग प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम, ये 3 पोल होते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आपका हो गया, ये देख लेना। ठीक, अब आ जाते हैं हम शिक्षण के प्रकार में। टाइप्स ऑफ टीचिंग 3 तरह का है। पहला है तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, स्वतंत्रात्मक। एकदम सिंपल है। तंत्रात्मक का मतलब हो जाता है आप लोगों का ऐसा जिसमें कि, जो कि सिंपल में बताऊं, ये टीचर सेंटर्ड है। तंत्रात्मक का मतलब है टीचर सेंटर्ड। लोकतंत्रात्मक स्टूडेंट सेंटर्ड, मतलब कि जिसमें कि पूरी तरीके से जो डिजाइन किया जा रहा है पढ़ाने को, वो टीचर अपने तरीके से कर रहा है, उसमें बच्चे को नहीं सोच रहा है कि हाँ बच्चे को क्या सही है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं देख रहा है। तो देखो, इस शिक्षण प्रणाली में शिक्षण का स्थान, शिक्षक का स्थान, टीचर का स्थान उच्च होता है, इसमें शिक्षक को प्रधानता दी जाती है, वहीं छात्र का स्थान गौण होता है यानी सेकेंडरी होता है। शिक्षक अपने अनुसार छात्र को मार्गदर्शन करता है, टीचर को, जैसे पहले हमारे देश में होता था कि हमारे टीचर को जो लगता था वही हमें पढ़ाया जाता था। हम क्या सीखना चाहते हैं या हमारे लिए क्या सही है, ये तो कोई नहीं सोचता था। तो ये ही जो है चीज हमारा शिक्षण में पहला जो टाइप्स है, तंत्रात्मक उसको बोलते हैं। वो हमारा जो है टीचर सेंटर्ड, आप लिख सकते हो उसको, टीचर सेंटर्ड भी लिख सकते हो, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, तो टीचर सेंटर्ड होता था। दूसरा लोकतंत्रात्मक, इसमें जो है जो अभी चल रहा है हमारा, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं, और इसमें छात्र को यानी शिक्षक को जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, टीचर स्टूडेंट को जो है इसमें इंपॉर्टेंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना, बच्चे को ये राइट होता है कि वो अपना जो है क्वेश्चन कर सके, उस तरह का। अब ये और अभी का हमारा जो है ये नवीन शिक्षण पर आधारित है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंड्स की तरह उनको पढ़ाया जाता है। टीचर का इसमें ये जो 3rd नंबर है, इसमें टीचर का स्थान जो है बोल सकते हो कि सेकेंडरी हो गया है। साइड में खड़े होकर के देखना है, अगर स्टूडेंट को जरूरत लग रही है कि आपकी हेल्प की जरूरत है तो हेल्प कीजिए, अदरवाइज स्टूडेंट को अपने तरीके से सीखने दीजिए। तो ये हमारा 3rd हो जाता है, जिसमें पूरी तरीके से बालक यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। अब ये शिक्षण के सिद्धांत के प्रकार, इसके प्रिंसिपल, इसको मैं जस्ट पॉइंट में आपको याद करवा देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण हमारा कौन से सिद्धांतों पे, कौन से प्रिंसिपल पे बना है। सबसे पहले बना है मोटिवेशन के प्रिंसिपल पे। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेशन दे रहे हो, मैम मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। फर्स्ट दिन का जो आप लोगों का क्या बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स मिला हमें, तो हमें अच्छा लगा।
इसीलिए ये 4 बजे का क्लास पूरी तरीके से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया। तो ये प्रेरणा है, ये मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन अगर मुझे आपकी तरफ से हमें नहीं आता तो हम आज ये क्लास कंटिन्यू नहीं करते। तो यही है प्रेरणा का सिद्धांत पहला। सेकेंड आप लोग का हो जाता है रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट का, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो ऐसे भी पसंद ही है भाई, इंटरेस्ट किसको नहीं है, आप लोग भी पढ़ रहे हो तो आपको भी होगा ही। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है ये शिक्षण किया जाता है। अगर बच्चे को समझ में आ रहा है या बच्चा पढ़ना चाहता है तभी आप पढ़ा पाओगे। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है तो ये टीचर की ड्यूटी है कि बच्चे के अंदर पहले वो इंटरेस्ट को जगाए, पहले उस चीज को लेकर के बच्चा जो है उस सीखने की कोशिश करे, मतलब वो सीखना चाहे, वो इंटरेस्ट उसके अंदर जागे। तो ये भी टीचर का ही काम है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, एक पर्टिकुलर फोकस होता है कि हाँ हमें ये काम करना है। जैसे हमारा आज का फोकस है कि जैसे बाकी 2 पेपर अच्छे गए हैं तो ये तीसरा पेपर भी हमारा अच्छा जाना चाहिए। तो हम आज जो ये शिक्षण कर रहे हैं, जो हमारा ये आज टीचिंग हो रहा है, ये इसका है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हम एकदम फोकस हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने गोल की तरफ कि सबका मार्क्स जो है 80 to 90% के बीच में इस वाले पेपर में बनना चाहिए। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, नियोजन यानी प्लानिंग का सिद्धांत, चयन का, सिलेक्शन का सिद्धांत, फिर उसके बाद है अनुकूल वातावरण, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते हैं। अब आप ऐसे जगह पे रह रहे हो जहाँ पर जो है जिस चीज को आप करना चाहते हो वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, उस एरिया में है ही नहीं, तो दूर जाके आप कर नहीं पाओगे। तो ये आप लोगों का हो जाता है अनुकूल वातावरण। क्रियाओं का, एक्टिविटी का, और विभाजन यानी कि डिवीजन, कैटेगराइज प्रिंसिपल। तो ये सारे प्रिंसिपल को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, मैंने किसी प्रिंसिपल को छोड़ा नहीं। एक बार पढ़ लेना, बस रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे जो समझाया गया है वही है। दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% फिक्स। या तो शिक्षण के स्तर या शिक्षण की अवस्था, फिक्स क्वेश्चन है, 100% फिक्स। देखो मैं एकदम लिख दूं, लेवल्स ऑफ टीचिंग या स्टेजेस ऑफ टीचिंग। एक स्टेजेस ऑफ टीचिंग अलग है, ठीक है, वो एक अलग है। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अवध यूनिवर्सिटी में हमेशा रिपीट होता है। तो ये है लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये भी 3 है, और स्टेजेस ऑफ टीचिंग जो शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं वो भी 3 है। तो दोनों का 3 है, लेकिन दोनों अलग क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक रहता है। सबसे पहले तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, तो लेवल ऑफ टीचिंग 3 होता है। पहला है स्मृति स्तर, जिसको हम मेमोरी लेवल बोलते हैं, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो ये होता क्या है, सबसे पहले है मेमोरी लेवल यानी स्मृति लेवल। छोटे बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो उनके मेमोरी लेवल पे पढ़ाते हैं। मेमोरी लेवल पे कहने का मतलब है उनको हम लर्न करवाते हैं, जैसे 1 2 3 लर्न करवाना, जैसे ABCD लर्न करवाना, ये सिर्फ लर्न करवाते हैं। मतलब उनको आप समझा नहीं सकते हो, बस बोलोगे A for एप्पल, B for बॉल, ऐसे करके वो लर्न करेंगे। तो मेमोराइज करवाया जाता है, उनको लर्न करवाया जाता है। तो ये छोटे क्लासेस में होता है, छोटे बच्चों के साथ होता है। स्टार्टिंग उनकी पढ़ने की जो स्टार्टिंग होती है वो हम इस लेवल से स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चा ग्रो किया, सेकेंड लेवल पे आया, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलेंगे। अब हम बच्चे को समझा सकते हैं, जो चीज पढ़ाया गया है या जो चीज आप पढ़ाया जाना है, अब उसको हमें समझाना है, समझा करके पढ़ाना, अब मेमोराइज नहीं करवाना है। तो उनको हम अब समझाने का टाइम है, एग्जाम्पल दे करके उनको बताएंगे कि ये ऐसे हुआ, ये इस तरह से होता है, ये ऐसे निकलता है। तो ये समझाने वाली अवस्था होगी। ये थोड़ा सा ग्रोन अप बच्चे हो जाते हैं। अगर मैं क्लासेस मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी 5 6 7 8 के बच्चे जो हैं समझाने वाली अवस्था में आ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में इन बच्चों को काउंट किया जाता है। थर्ड हमारा जो लास्ट होता है ये है रिफ्लेक्टिव, जिसको चिंतन स्तर कहा जाता है। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर यानी कि बच्चा अब खुद सोचने के लिए कैपेबल है। आप उनको एक चीज पढ़ाओगे, वो दूसरे चीजों के बारे में भी सोचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये रिफ्लेक्टिव लेवल वाला बच्चा एडोलेसेंस में आते हैं, मतलब बोल सकते हैं इसको कि 9 10 11 12 के बच्चे जो है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल में होंगे। जैसे मैं अगर मान लो उनको बोल रही हूँ 3 + 1 = 4, बच्चा बोलेगा यस मैम 3 + 1 = 4 एंड 2 + 2 = also 4। मतलब वो ज्यादा ही सीखेगा, अपने दिमाग से सीखेगा। ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे भी हो सकता है,
वो सोचने वाली, चिंतन वाली स्थिति में आ जाएगा। तो हमारा ये जो है 3 लेवल दिमागी तौर पे इन तीनों लेवल पे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसी को ही हम कहते हैं हमारे लेवल ऑफ टीचिंग, इसको बोला जाता है शिक्षण के स्तर। तो ये क्वेश्चन फिक्स मान लो। अब देखो जितना आंसर लिखा हो, जैसे मैंने समझाया वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी। शिक्षण के स्तर में सबसे पहले स्मृति लेवल है। स्मृति लेवल का 4 पार्ट होता है। स्मृति की अवस्थाएं 4 हैं। पहला अधिगम, बच्चे को पहले हम सिखाते हैं। जैसे आज आप छोटे बच्चे को मैंने जो है बोला 1 2 3, वो लोग भी बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उनको बता दिया। आज हमने बता दिया, उनको लर्न करवा दिया, ठीक है, सिखा दिया। नेक्स्ट डे जो है फिर से उनसे रिटेंशन, सेकेंड जो स्टेज होता है रिटेंशन। आज मैंने जो सिखाया कल बच्चा अपने दिमाग में कितने देर तक रख पा रहा है, वो है धारण करने की क्षमता, रिटेंशन की क्षमता, ठीक है। कल कुछ नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट डे जो है बच्चे को रिकॉल करवाएंगे, फिर से हम लोग रिपीट करवाएंगे, बोलेंगे चलो बोलो अब 1 2, फिर उसे बुलवाएंगे 3 4 5, वो बोल लेगा। तो रिकॉलिंग होता है, मतलब जो चीजें बच्चों के दिमाग में डाली गई थी अब उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सब स्मृति लेवल पे यानी छोटे बच्चों के साथ होता है। फिर उसके बाद रिकॉग्निशन, अब उनको पहचानने के लिए बोला जाएगा कि रिकॉग्नाइज करो कि इसमें से क्या है। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस स्मृति लेवल पे होता है, यानी हमारा पहला वाला लेवल पे। दूसरा है हमारा मेमोरी का ही है कि 2 तरह की मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे एक परमानेंट ये होती है कि किसी किसी इंसान को देखा है ना आपने, कोई भी चीज सुनता या देखता है तो वो जल्दी भूलता नहीं है, उसकी मेमोरी परमानेंट होगी। और कुछ जैसे आप लोग ही बोलते हो मैम आज आपने सिखाया ना, कल हम लोग भूल गए। मैम 2 दिन के बाद आज जो भी लर्न करते हैं भूल जाते हैं, वो टेम्पररी मेमोरी होती है। तो मेमोरी के बारे में है यहाँ पे। अच्छी स्मृति कैसी होती है, अच्छी मेमोरी वो है। चलिए अब सेकेंड हमारा आ जाता है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में है कि बच्चों को समझा करके पढ़ाना है, जो मैंने बताया बस उसमें वही है। इसमें कोई स्टेजेस नहीं, स्टेजेस सिर्फ मेमोरी लेवल पे थे। चिंतन स्तर जिसमें बच्चा खुद से सोचता है, समझता है। तो ये आप लोगों का जो है शिक्षण के स्तर हो गया। अब हम आते हैं शिक्षण की अवस्थाएं, स्टेजेस और फेजेस ऑफ टीचिंग। जैसे मैंने बोला या तो वो क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी 3 है। कौन कौन से हैं? इसमें 3 है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था यानी प्री एक्टिव स्टेज। इस वाले स्टेज में जो है बच्चे टीचर जब पढ़ाने जाते हैं, ये टीचर को लेकर के है। जब टीचर पढ़ाने जाता है तो पहले प्लानिंग करता है, लेसन प्लान बनाता है, बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज करना है, ये सारा प्लान जो करता है वो प्री एक्टिव स्टेज में होता है। उसको हम लोग शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है अंतः क्रियात्मक, जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव, जिसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं और टीचर जो है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है कि ये चीजें ऐसे होंगी, ये ऐसे होगा, ये सारा एक्सप्लेनेशन रहता है। थर्ड हमारा होता है इवैल्यूएशन, जिसको क्रिया पश्चात बोलते हैं कि आप क्लास ले लिया मैंने, अब इसका टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन होगा। तो इसी को पोस्ट एक्टिव स्टेज बोला जाता है और उसके बाद टीचर जो है इवैल्यूएट करता है। तो ये 3 आपके जो है शिक्षण की अवस्थाएं हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है, आपको वो सारी चीजें आपको देख लेना है बस, ठीक है। शिक्षण की अंतः क्रिया, शिक्षण की क्रिया पश्चात जिसको पोस्ट एक्टिव स्टेज कहेंगे, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, इससे भी क्वेश्चन आपको रहेगा। मैं कल ओवरऑल सभी मेथड पेपर का गेस्ट क्वेश्चन आपको दे दूंगी, वो आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग का कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन मतलब कि सूचना आदान प्रदान करना, यही होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है बस, संप्रेषण की परिभाषा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रहता ही रहता है, तो इसको देख लेना है। टीचिंग मेथड से कुछ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कौन सा टीचिंग मेथड पूछेगा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट कुछ टीचिंग मेथड मैंने आप लोगों को दिए हैं, जैसे आगमन विधि, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा पूछता है। तो कुछ टीचिंग मेथड इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा वास्ट है कि कौन सा टीचिंग मेथड दे देगा। बट ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। समस्या समाधान विधि है,
तो ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट कर लेना आप लोग। इसी पीडीएफ से क्वेश्चन तो रहेगा ही, जैसे कि आप जानते हो मैं हर बार ही बोलती हूँ, और थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, लेकिन इसीलिए मैं बोलूँगी कि ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट करके जाना। मतलब कि मैं इतना जरूर जानती हूँ कि क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा, लेकिन होता है ना कि कभी कभी थोड़ा सा लॉन्ग पीडीएफ देख करके आप लोग बोलते हो कि मैम इतना लंबा दे दिए, इतना क्वेश्चन दे दिए। क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगी तो मे बी मुझे पता है कि वो आ सकता है, लेकिन आप लोग का लॉन्ग कहने की वजह से अगर मैं उसे हटा देती हूँ और वही क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए इतना मैं एश्योर करूंगी क्वेश्चन इस पीडीएफ से रहेगा, लेकिन इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट होना है। गुड इवनिंग। आज के 4 बजे का लाइव क्लास जो है हम करने वाले हैं, और ये क्लास जो है अवध यूनिवर्सिटी के लिए होगा। अवध यूनिवर्सिटी का जो है बीएड फर्स्ट ईयर का जो आप लोगों का पेपर 3 रह गया है, उस पेपर 3 को हम आज कंप्लीट करेंगे। पेपर 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो इसको हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, इसमें मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा। भाई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंग्लिश करना ही पड़ेगा। सिर्फ हिंदी में करने जाओगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ आपको, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मैं तो बोलूँगी डिफ़िकल्टीज़ आपको आ ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लेकर के मैं आई हूँ। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, नीचे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे मिल जाएगा। दोनों फॉन्ट को साथ में रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर आप लोगों को जो है दिखता नहीं है, छोटा हो जाता है काफ़ी। तो ये चीज़ है, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपको हिंदी इंग्लिश यूज़ करना ही होगा अगर आपको समझना है तो, ठीक है। चलिए सब स्टार्ट करें। हम आज हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया ही कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के आएंगे। आप लोग कल बहुत ही पैनिक हो रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है, वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा समझ करके चलना है, समझ के चलोगे तो कोई डिफ़िकल्टीज इसमें नहीं है, ठीक। चलो सो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले तो यहाँ पे शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो है मीनिंग क्या होता है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग है। एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स जो है आपका टेक्निकल पार्ट, जिसको प्रौद्योगिकी के नाम से हम जानते हैं हिंदी में। ज़्यादातर तो हम इसको इंग्लिश में ही जानते हैं, इंग्लिश में ही करते हैं, बट फिर भी इसका मीनिंग आपको समझना है। तो ये है क्या, ओवरऑल अगर मैं बता दूं कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं बाबू। आज हम जो क्लास करेंगे इसमें सारे क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही चीज़ें हम करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करके जाना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सजेशन यही है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। अभी देख लो यहाँ पे, अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूँ कि ये है क्या, तो एजुकेशन जैसे आप जानते हो शिक्षा है, और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम एजुकेशन को जो बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं, या फिर हमारा लर्निंग एंड टीचिंग जो प्रोसेस है उसको और स्मूथ बनाते हैं, यही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इसी में जो है, अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सोचोगे कि ये क्या काम क्या क्या करता है, तो इसका काम लगभग सब कुछ है। जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो भी शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं हैं, उसको फाइंड आउट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को बनाना कि कौन सा जो है उद्देश्य ज़्यादा सही रहेगा, उसमें हेल्प करना, ये सारा काम जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ऑल ओवर अगर बोला जाए तो ऐसा, अगर ऑल ओवर अगर ये बोला जाए तो ये इस तरह का ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी इस तरह का पार्ट है एजुकेशन में स्पेशली, जो कि एजुकेशन के क्वालिटी को एनहेंस करता है, ये आप बोल सकते हो। ओके, नाउ फर्स्ट है प्रौद्योगिकी का अर्थ। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, तो देखो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आ जाता है वो टेक्नोलॉजी से। आपको एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों का अलग अलग मीनिंग कर लेना, मैं नहीं बोलूँगी कि अलग अलग आएगा, ये साथ में ही पूछता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, या शैक्षिक प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये जितने प्रकार के होते हैं उसमें से जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका सबका करना है। तो मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अगर 80 मार्क्स का आपका जो एग्जाम हो रहा है 80 मार्क्स का, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 से मैं ज़्यादा ही बोलूँगी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी
टॉपिक से। अब इस टॉपिक में कैसे कैसे सब टॉपिक बन जाते हैं, तो पहला तो ये बन जाता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए, उसकी विशेषता बताइए, उसके लक्षण बताइए, ये एक हो जाता है। एंड दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन बनता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो है एजुकेशन में क्या उपयोगिता है, मतलब ये कैसे जो है इसका इम्पोर्टेंस बताना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछता है कि आप ये कैसे बता सकते हैं या आप क्या कहेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो शिक्षा में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब ये घुमा कर ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसका आंसर तो एक ही होगा जो आप लोगों को दिया गया है। क्या क्वेश्चन आ रहा भाई, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, किसका? इसका पीडीएफ अगर आप पूछ रहे हो, एजुकेशन ऑफ इंडिया का बार बार पूछ रहे हैं मैम पीडीएफ, ये आप लोग को क्लास दिया जा रहा है, तो ये इस क्लास का पीडीएफ जो है वो पेड क्लास में ही, पेड ग्रुप को ही मिलता है, तो वहां से मिलेगा। ये पूरा नोट्स जो है उन्हीं लोगों का है, तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन का पता चल जाए एंड थोड़ा सा आप लोग समझ सको, ठीक है। तो आईसीटी, हाँ आईसीटी ये आपका आगरा यूनिवर्सिटी का भी है, बट इनका पूरा जो है एक बुक है और इस बुक का नाम जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी है। तो इन लोगों का थोड़ा सा वाइड है रेंज, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव है, तो डेफिनेटली इनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। तो देखो अगर हम इसके परिभाषा पे जाते तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी, 25 मार्क्स जो है कम नहीं होता है, 25 मार्क्स के लिए अगर ये टॉपिक क्लियर करना है तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। तो चलो इस टॉपिक से 100% 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इवन मैं बोल सकती हूँ 25 मार्क्स से ज्यादा का ही क्वेश्चन रहता है, कम का लेकिन नहीं रहता है। तो इस को जो है आप डेफिनेटली अच्छे से क्लियर करना। चलो ठीक है, पहले तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग समझ लेते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों यानी कि टेक्निक और लॉजिया से बना है। क्या है टेक्नोलॉजी का, जो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो टेक्निक आता है एंड लॉजिया आता है। टेक्निक का अलग मीनिंग क्या हो जाता है, कला या कौशल, ठीक है, आर्ट एंड स्किल इसको आप बोल सकते हो। एंड लोजिया बोलो या लोगिया बोलो, इसका अर्थ हो जाता है विज्ञान या अध्ययन। तो प्रौद्योगिकी का पूरा अगर मीनिंग हम निकालते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है किसी कला या कौशल के अध्ययन का विज्ञान, ठीक है, किसी कला या कौशल के अध्ययन का विज्ञान, जिसको हम लोग प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, आप जो भी बोलो इसको, टेक्नोलॉजी भी आप लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है तो टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। सेकेंड है आप लोगों का किसका डेफिनेशन किस किस का है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में 3 डेफिनेशन आप लोगों को मिलेंगे, पेज टी का भी है, हेरा का भी है, तो ये सारे तीनों डेफिनेशन हैं इन लोग के। प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिए संगठित ज्ञान है, इन्होंने सेक्स आई ने बोला है। प्रौद्योगिकी एक व्यवहारिक उद्देश्य है, तो ये आपका प्रौद्योगिकी का है। फिर से मैं बता दूं, प्रौद्योगिकी अकेले नहीं पूछता है, टेक्नोलॉजी के बारे में अकेले से क्वेश्चन नहीं आता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है। हम समझने के लिए जो है इसको अलग अलग कर रहे हैं। दूसरा आपका हो जाता है शिक्षा का अर्थ, यानी एजुकेशन का मीनिंग। तो अब एजुकेशन से चलते हैं। एजुकेशन शब्द जो है लैटिन शब्द एजुकेटम से बना है, ये हम सब जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा भी है। और उसके बाद से जो है, हाँ जी, ये अवध वालों के लिए है, ये अवध वालों के लिए है और उन लोग का 3rd पेपर है ये, जिसका अर्थ है बाहर लाना, ठीक है, एजुकेटम से बना है और जिसका एजुकेटम का मीनिंग क्या है, बाहर लाना। इस अर्थ में शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के भीतर के जो बेहतर गुण होते हैं उसको बाहर लाना। मीन्स एजुकेशन का मतलब बन जाता है कि आपके अंदर जितनी भी क्वालिटीज है उसको हम बाहर लेकर के आए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ACC रॉस के अनुसार, इन्होंने क्या बोला है, तो एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एडुकेयर से बना है, जिसका अर्थ है उठना या उठाना। इसका अर्थ है कि वो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सही तरीके से ऊपर उठाती है या उसका पालन पोषण करती है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को तोड़ करके अलग अलग किया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जब भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पूछेगा तो आप इस तरह से जब लिखोगे तो टीचर डेफिनेटली आपसे जो है इंप्रेस होगा और उसके बाद आपको मार्क्स देगा ही देगा। अब आगे हम दोनों को साथ में ज्वाइंट करके इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अर्थ में के संबंध में 3 विचार हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का ET1, इसको हम लोग शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ET के नाम से भी जानते हैं। पहला क्या है? पहला दृश्य जिसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जा सकता है, यांत्रिक उपकरणों या हार्डवेयर प्रदान करने के लिए भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग। इसके लिए थोड़ा सा हम इंग्लिश का सहारा लेंगे। सेम चीज इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश को मैं आपको पढ़ के बताऊंगी एंड उसके बाद से जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि इंग्लिश का इसलिए क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा, अदरवाइज हिंदी के वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, जो कॉमन लैंग्वेज में भी हम यूज़ नहीं करते। कॉमन लैंग्वेज में भी हम जो है इसको इंग्लिश में ही ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो हमने अभी अलग अलग दिया, टेक्नोलॉजी का अलग से किया हमने, डेफिनेशन किया, फिर एजुकेशन का अलग से किया, ये आपको दिया हुआ है। हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी साथ में हमें देखना है। देख लो मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें क्या करना है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है जो इसके पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, द फर्स्ट व्यू विच मे कॉल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर हार्डवेयर। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी का होता है वो हार्डवेयर होता है, जो रिलेट किससे करता है, फिजिकल साइंस से या टेक्नोलॉजी से या इंजीनियरिंग वर्क से, आप बोल सकते हो मैकेनिकल वर्क से, मशीनरी से, इससे रिलेट करता है। तो ये फर्स्ट हुआ। विच कैन बी यूज फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, जो कि यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए। दिस इज द व्यू ऑफ जेम्स फिन एंड अदर्स, ये 1960 में इनका दिया हुआ है। फिर उसके बाद है टेप रिकॉर्डर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज लेबोरेटरी, टेलीविजन, टीचिंग मशीन, ये सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, ये सारे के सारे हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में हार्डवेयर ही रहेगा। तो हार्डवेयर में कैसे चीज़ें आती हैं, वैसे अगर नॉर्मली आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, कंप्यूटर का आपका सब्जेक्ट तो रहा ही होगा, तो उसमें आपने पढ़ा है, तो हार्डवेयर हम किसको बोलते हैं, जिस भी चीज़ को हम टच कर सकते हैं, राइट, तो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर में इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आपका टेलीविज़न आ जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन आ जाता है, आप लोग का टीचिंग मशीन में कौन सा टीचिंग मशीन, तो स्मार्ट बोर्ड जो लगा हुआ रहता है, वो सारी चीज़ें इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है। तो इसको हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो रखते हैं फर्स्ट पार्ट, यानी देख लो उसका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस तरह से थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लिख करके, और इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 पार्ट में होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक तो हमने हार्डवेयर पढ़ा जिसको अभी हमने देखा, दूसरा हमारा आ जाएगा सॉफ्टवेयर जिसको अभी हम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में अगर एकदम अच्छे से हिंदी में जाओगे तो कठोर उपागम बोलते हैं, जो हार्डवेयर आता है। एंड ये हिंदी में जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को हिंदी में बोलेंगे कोमल उपागम। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट जो है सॉफ्टवेयर आता है। तीसरा पार्ट जो आता है सिस्टम आता है, ठीक है, जिसको प्रणाली बोलते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये रहता है। तो 3 पार्ट में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो काम करता है, और ये तीनों पार्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत एंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आप लोग का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हार्डवेयर कंप्लीट हुआ। हार्डवेयर मशीनरी चीज़ों से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड है, और ये इस तरह से। अब आप ओके तो ये आपका हो जाएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। अब दूसरा पार्ट हम जब इसको देखेंगे तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, जिसको कि हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच बोलते हैं। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हम हिंदी देख ले, इंग्लिश कर लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में भी लेके चलूंगी। देखो लिखना आप लोग को हिंदी में ही पड़ेगा, तो चाहे डिफिकल्ट हो या चाहे जो भी हो, हिंदी वाले स्टूडेंट को हिंदी में ही लिखना है। तो समझने के लिए इंग्लिश हम थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बट लिखना तो हम लोग को हिंदी में ही है, तो फिर उसको देखना तो होगा ही ना। ओके यस, ये जो सम्राट ब्रो एंड सम्राट हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया अभी। अब वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं करेंगे। एंड प्लीज़ ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग भी ज़्यादा रिप्लाई ना किया करो। ओके मैं हिंदी में बताऊंगी। एक सेकंड।
ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है चलते हैं सॉफ्टवेयर को देखने। आप लोग को अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी लो, लेकिन ज़्यादा बेटर इंग्लिश रहता है समझने के लिए। ये नोट्स पेड ग्रुप में मिलेगा, तो सभी स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश वाले को देख लेना। हिंदी तो जरूर ही देख लेना, इंग्लिश देख ही लेना। चलो, सो सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो है हमारा ET2, जिस ET1 हमारा कंप्लीट हो गया। ET2 जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है, दूसरे अगर हम तरीके से देखते हैं तो ये हमारा है वैज्ञानिक सिद्धांतों या निर्देश के लिए सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें जो एप्लीकेशन होती हैं, जो कि हमारे सिस्टम में, जो कि हमारे मीन्स कंप्यूटर में, जो हमारे स्क्रीन में जो है रन करता है, जिससे हम बाकी अपने डेटा को रन करवाते हैं, वो हमारा जो है सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में बस आप लोग को इतना करना। आगे जाके हम अलग अलग डिटेल करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग भी इसका पार्ट आपको पढ़ना है। ये कौन कौन सी चीज़ें, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, हार्डवेयर कैसे काम करता है। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के प्रकार को। तो ये आप लोग के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक्चुअली में प्रकार इसमें नहीं पूछता है, उपागम पूछता है कि जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपागम कौन कौन से हैं। तो ये उपागम में ये 3 अप्रोच आते हैं। हार्डवेयर, जिसको हम लोग कठोर उपागम बोलते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग कोमल उपागम बोलते हैं, एंड तीसरा हमारा जो आएगा वो सिस्टम दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोलते हो प्रणाली। ओके, थर्ड नंबर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का। डेविस और हार्टले ने भी इसका वर्णन किया है। आधुनिक दृष्टिकोण शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सिस्टम दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के माध्यम से ET1 और ET2 दोनों को शामिल करता है। तो ये हमारा ये ET3 है क्या, तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो थर्ड उपागम यानी थर्ड इसका जो पार्ट है वो है सिस्टम। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों मिल करके काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टम। तो ये 3 तरह से जो है काम करता है। कौन? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एकदम छोटी छोटी चीजों पे जब समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी, और एक ही बार में सोचोगे कि डायरेक्ट हम लॉन्ग ही क्वेश्चन करके चले तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होने वाली है। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी परिभाषाएं किस किस लोगों ने दी है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी कानूनों के साथ साथ शिक्षा की प्रक्रिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हाल की खोजों के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसने दिया है? SS कुलकर्णी ने दिया है। स्वाति रिक्वेस्ट कर रही हैं, बिल्कुल सही बोल रही हो स्वाति। आप लोग रियली में अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि ये बोलना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना, बट अगर आप लोग के ऊपर है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मनुष्य के सीखने की स्थिति के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुप्रयोग है। ये रॉबर्ट ए कॉक्स का है। तो आप लोग को जब ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेटली ये लॉन्ग में ही पूछेगा, तो 3 फिलोसफर का आपको लिखना। 2 यहाँ हो गया, ऊपर में भी आपने लिखा हुआ था वो हो गया, और 1 यहाँ पे ब्लूमर का कर लोगे, 3 यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी व्यवहारिक सीखने की स्थिति में सीखने के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का एक अनुप्रयोग है। ये ब्लूमर का है। तो 3 फिलोसफर का लिखना है। बस यहाँ पे हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है उसकी परिभाषा दीजिए, यहाँ पे ये खत्म होता है। इतना आंसर अगर ये शॉर्ट में बाय द वे पूछता है तो आपको इतना ही आंसर लिखना है फिलोसफर के साथ। एंड लास्ट में आपको क्या करना है? निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन जरूर देना है। कंक्लूजन निष्कर्ष देकर उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है इस तरह से काम करता है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इसके लक्षण क्या है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के। अगर ये आता है तो ये फिर से जो है शॉर्ट में ही पूछेगा इसका लक्षण। तो ये आप लोगों को लक्षण के बारे में जो है वो कर लेना है। ये लक्षण में जो है पॉइंट्स भी ज़्यादा करोगे तो बेटर रहता है। जैसे कि यहाँ पे 7 पॉइंट्स आप लोगों को दिए गए हैं, ये 7 पॉइंट्स आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ईटी ने विभिन्न तरीकों जैसे सूक्ष्म शिक्षण पद्धति। अब देखो ईटी का मतलब समझना है एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ईटी ने विभिन्न तरीकों जैसे सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही माइक्रो टीचिंग अब इतना इजी हो पाया है जिसको हम एक छोटी छोटी चीजों को समझ पाते हैं।
इंटरेक्शन विश्लेषण यानी कि हमारा जो क्लासरूम में इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, उसको हम एनालिसिस कर पाते हैं, कहाँ पे गलत किया हमने, कौन सा मेथड जो है हमने गलत यूज किया है, या फिर कौन से मेथड को और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। हम अपनी फ्लॉज को, अपनी कमियों को निकाल सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स और प्रोग्राम लर्निंग विधि को विकसित करने में योगदान दिया है। ऑडियो विजुअल एड्स जो कि हम टीचिंग एड्स के रूप में यूज करते हैं, ऑडियो के थ्रू जो है बच्चों को समझाते हैं, वीडियो के थ्रू समझाते हैं, ऑडियो विजुअल के थ्रू समझाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली हमारे एजुकेशन को जो है इजी बनाया है और हमारे टीचिंग एंड लर्निंग को जो है अच्छा किया है। तो एक ये आपका पॉइंट है। देखो, मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आपको बोलूंगी कि ज़्यादा आप वर्ड्स के साथ प्ले मत करना। वर्ड्स के साथ प्ले करोगे मीन्स कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने का ट्राई करोगे तो फंस जाओगे। एजुकेशनल जैसे कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी लिखने में बच्चों को थोड़ा सा ये हो जाता है समझने भी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट क्या करोगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंग्लिश में ही लिख दो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप इंग्लिश में लिख सकते हो। एंड जैसे ये सूक्ष्म शिक्षण पद्धति हुआ, तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो आप लिख सकते हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने विभिन्न तरीकों जैसे माइक्रो टीचिंग, क्लासरूम इंटरेक्शन, ये सारी चीजें आप इंग्लिश में वर्ड ये यूज कर सकते हो और इस सबको ईजी बनाया है। तो एक आप इस तरह से हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो। बिल्कुल हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए छूट है, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर है ईटी के क्षेत्र में मनोविज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रणाली, कला, एवी यानी एड्स, मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ हम टीचिंग एड्स यूज नहीं कर पा रहे, मतलब कि शिक्षण सहायक सामग्री नहीं यूज कर पा रहे, इसके थ्रू हम बहुत सारे नए नए सिस्टम को जो है अप्रोच कर रहे हैं। नए नए सिस्टम, अभी आप लोग अपने अपने घर में बैठे हो, कोई लोग जो है कहीं और ही होगा, अब फिर भी ये क्लासरूम को जो है, इस क्लास को आप अटेंड कर पा रहे हो। क्यों? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से आप लोगों को कनेक्शन मिल पा रहा है। मैं इसमें पूरा जो सिस्टम यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, पीडीएफ बनाना, इस तरह से ऑनलाइन टाइपिंग, ये सारी चीजें मैं करके कर ला रही हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इजी किसकी वजह से हो पाया? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एड्स यानी कि हमारे एजुकेशन को सिर्फ इजी बनाने का काम नहीं किया है, इसको वाइड बनाने का काम किया है, इसको विस्तृत बनाने का काम किया है, और साथ ही साथ साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी इसने अपना योगदान दिया है। तो अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आप लोग को खुद ही पता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या क्या जो है काम हुआ है और किस किस चीजों से हमें हेल्प मिला है। ओके ओके आनंद, मैं कर दूंगी। अभी थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं उसको एक बार रिपीट करूंगी। ये पीडीएफ ओपन नहीं होगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया ही नहीं जा रहा है। ये पीडीएफ सिर्फ पेड क्लास के ग्रुप में दिया जाता है, ये पेड क्लास के स्टूडेंट का पीडीएफ है, तो ये आपको दिया नहीं जा रहा। सेकेंड ईयर का जो है पीडीएफ वो दिया जा रहा है। यह वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित है। ये जो है साइंटिफिकली जितने भी प्रयोग होते हैं, जो भी आप बोल सकते हो रिसर्च होते हैं, रिसर्च के वर्ड यूज कर सकते हो, तो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर या साइंटिफिक नॉलेज को ध्यान में रख करके ये सारा चीज किया जाता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, यह शिक्षण प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ, आसान, स्पष्ट, रोचक और वैज्ञानिक बनाने में सहायक है। तो ये किसी भी तरह के आप बोल सकते हो टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, इजी बनाता है, स्मूथ गोइंग बनाता है, और साइंटिफिक इसको जो है एक दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव देता है। तो ये जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग होता ही है। मैम कैसी आवाज आ रही है आपके यहाँ से? आवाज आ रही है? कैसी आवाज है भाई? देखो डराओ नहीं मुझे। फैन की होगी, फैन को मैंने स्लो किया है। ओके, फैन की है ना? देखो डरा न दिया करो ऐसे कि क्या आवाज आ रही है, मैं अकेले बैठी हुई हूँ।
ओके यह एक सतत गतिशील तकनीक है। सतत गतिशील दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस चलने वाला एक ये प्रोसेस है जो जिसके तौर पे ये जो चलते रहता है, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि आए दिन जो है इसमें कुछ कुछ अपडेशन होते रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये है। फिर उसके बाद से आप इसको वो ये संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बिल्कुल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और 7 नंबर है, शिक्षकों और छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन संभव है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टीचर्स जो है इसकी वजह से जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। टीचर्स जो है इसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये समझ में आएगा कि ये ऑल ओवर मीन्स एक टीचिंग में यानी एक एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टीचर इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, करिकुलम इंपॉर्टेंट है। 3 ही इसके पोल है। तो तीनों पोल को जो है इम्प्रूव करने में, सुधारने में जो है ये काम करता है। तो ये तीनों पोल को जो है आप बोल सकते हो कि और अच्छा एंड बेहतर बनाता है। ठीक है, तो ये एक है। चलो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लक्षण यहाँ तक। ये पूछेगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लक्षण बताएं, विशेषता पूछे या फिर जो है आपका प्रकृति पूछे। तो ये 7 पॉइंट को लिख देना। ये शॉर्ट में यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा लॉन्ग, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। यहां पे अभी भी आवाज आ रही है फैन का? फैन ऑफ। शिक्षा की तकनीक और शिक्षा प्रौद्योगिकी एक नेक्स्ट ये आप लोगों का एक टॉपिक रहेगा। तो इसमें क्या है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी कि एजुकेशन में जो है टेक्नोलॉजी कैसे यूज हुआ है, किस तरह से जो ये आगे बढ़ा है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है शिक्षा की तकनीक, जो कि हम एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज करें वो, एंड शिक्षा में प्रौद्योगिकी। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। अब आवाज कुछ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि फैन ऑफ हो गया है। यह शिक्षा में ही निहित है। यह शैक्षिक सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक शिक्षण, सीखने की समस्याओं, निर्देश, प्रेरणा आदि जैसे व्यवहार विज्ञान के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। शिक्षा की तकनीक का काम क्या है, ये करता है क्या है, ये जो भी हमारे प्रिंसिपल, जिस भी प्रिंसिपल पे एजुकेशन बनाया गया है वो सारे प्रिंसिपल को साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वे में इसको कनेक्ट करता है, एंड इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फाइंड आउट करता है, देन इसका सॉल्यूशन निकालता है। तो ये शिक्षा की तकनीक के अकॉर्डिंग हुआ। चांदनी ले ली मैं आपका नाम। निर्देश और हाँ, तो यहाँ यह शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन और शिक्षण अधिगम समस्याओं को हल करने में उपयोग किया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको फाइंड आउट करना, उसका सॉल्यूशन निकालना, ये इसका काम है। अब हम देखेंगे शिक्षा की तकनीक में निम्नलिखित तकनीकों को, कौन कौन से टेक्निक को यूज किया जाता है। तो शैक्षिक समस्याओं का विश्लेषण क्या किया जाता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको एनालिसिस किया जाता है। दूसरा क्या है, मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चयन। अब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम जो है उपकरण यानी कि जो भी मशीनरीज हैं उसको हम यूज करते हैं, तो उसका भी जो है चयन यानी उसको चूज करना, उसको सिलेक्ट करने का काम ये करता है। तीसरा हमारा आ जाता है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए रणनीतियों का चयन, स्ट्रैटेजीज बनाना, कि हम जो लर्निंग टीचिंग करने वाले हैं उससे हमें स्ट्रैटेजी बनाना है। फिर उसके बाद आ जाता है टीचर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, टीचर्स के बिहेवियर में अगर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं तो उसको सही करना। फिर उसके बाद हो जाता है क्रमादेशित शिक्षण, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज टीचिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज आपको कुछ और पढ़ा दिया जा रहा है, कल कुछ और पढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ा दिया जाएगा, तो वो सीक्वेंस में अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली उसका आउटपुट उतना नहीं निकलेगा। तो ये सारा डिसाइड कौन करता है, तो शिक्षा में जो भी हम तकनीक यूज करते हैं उसके माध्यम से ये किया जाता है। फिर उसके बाद प्रणाली विश्लेषण, यानी कि हमारा जो है सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका जो है हम एनालिसिस करते हैं।
ये हुआ शिक्षा की तकनीक। अब आओ शिक्षा में प्रौद्योगिकी, ये दोनों को जो है दोनों में डिफरेंस आ जाता है, शिक्षा की तकनीक एंड शिक्षा में प्रौद्योगिकी का अंतर आप बता दीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस में आपको चार्ट भी बना करके दिया गया है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है शिक्षा में उपकरणों, औजारों और मशीनों के उपयोग से, जो उसी तरह से है जैसे हम इनका प्रयोग कृषि और बागवानी में करते हैं। अगर सिंपल वे में मैं आप दोनों को, इन दोनों में डिफरेंस बताऊं तो शिक्षा की तकनीक से मतलब ऐसी चीजें से हो जाती हैं जो कि हम एजुकेशन से रिलेटेड क्वालिटी वाली जो चीजें देखते हैं, मीन्स की उसकी गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, टीचिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब ये शिक्षा में प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि जो हम एजुकेशन में जो मशीनरीज चीजें यूज कर रहे हैं, जो भी मतलब कि हम उस क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए जो भी मशीनरीज चीजें यूज कर रहे हैं वो शिक्षा में प्रौद्योगिकी होती है। अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो ध्यान से समझना, इसमें डिफरेंस करने के लिए ये आएगा भी तो ये शॉर्ट में ही आएगा। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से किया गया है। यह जो है बाल मनोविज्ञान क्षमता और मानसिक स्तर पर आधारित है। इसमें साइकोलॉजी को देखा जाता है, इसमें जो है आप बोल सकते हो कि मेंटल स्टेटस को देखा जाता है कि बच्चों में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, और इसमें जो है भौतिक विज्ञान या इंजीनियरिंग से मतलब मशीनरी चीजों से रिलेटेड होता है कि जो मशीनें यूज की जा रही हैं वो सही है या नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये पहला जो है डिफरेंस हुआ। अगर हम दृष्टिकोण की बात करें, दैट मीन्स की पर्सपेक्टिव की, तो इसका दृष्टिकोण सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण के रूप में पहचाना जाता है। शिक्षा की तकनीक जो है हम सॉफ्टवेयर मतलब कि सॉफ्टवेयर अप्रोच के जरिए जो है इसको हम देख सकते हैं। एंड प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कल का एग्जाम 100% अच्छा जाएगा चांदनी, डोंट वरी, और सभी का अच्छा जाएगा। मैं थोड़ा सा लास्ट में आप लोग को टिप्स बताऊंगी कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन कैसे लिख करके आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है कि अवध वाले जो है इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसका मूल समस्याओं के लिए व्यवहार विज्ञान के अनुप्रयोग में निहित है। इसके जो भी समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम लोग साइंटिफिक वे में जो है सॉल्व करते हैं। किसके? शिक्षा की तकनीक के द्वारा जो है हम लोग जो भी समस्याएं आती हैं साइंटिफिक वे में सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इंजीनियरिंग वे में किया जाता है, मशीनरीज वाले दिमाग यहाँ लगाए जाते हैं। तो सिंपल वे में देखो, शिक्षा की तकनीक जो है सॉफ्टवेयर अप्रोच है एंड शिक्षा में प्रौद्योगिकी एक हार्डवेयर अप्रोच है। तो यहाँ पे अगर ये समझे हुए रहोगे तो डिफरेंस आप लोग खुद से पॉइंट्स बना करके भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा चार्ट बना करके करना। 3 ये हो गया, और उसके बाद से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हो डिफरेंशिएशन के लिए। तो सबसे उदाहरण के तौर पे अगर देखोगे तो इसमें पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तक, ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो स्लाइडर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे इसके 10 पॉइंट्स हैं। सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो ये कम खर्चीला है और ये ज़्यादा महंगा है, अगर इस पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो। अब आओ यहाँ से क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है, आवश्यकता एंड महत्व। यही क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके आता है। ये क्वेश्चन कभी भी सिंपल वे में आपसे नहीं पूछेगा, हमेशा आपको कंफ्यूज करके पूछेगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और महत्व ऐसे नहीं पूछेगा। पूछेगा कि शिक्षा में जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की क्या आवश्यकता है, ये एक नंबर। इसको और घुमा करके पूछेगा कि आपके अनुसार या आपके दृष्टिकोण से शिक्षा में जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने क्या योगदान दिया है। आपके अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशन में जो है इसकी कितनी आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा ट्विस्ट करके पूछता है, लेकिन आंसर एक ही होगा। वो आंसर इस तरह से आप लोगों को अच्छे से लिखना है। जैसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पूछ रहा है तो पहले तो आपको क्या करना है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, इंट्रो जरूर देना है। एंड उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं कि भैया एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने काम क्या क्या किया है। तो देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है जनसंख्या विस्फोट। एशियाई देशों की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है और हम इन सभी को केवल कक्षा में शिक्षकों का उपयोग करके शिक्षित नहीं कर सकते हैं। आधुनिक संचार माध्यम जैसे टीवी, इंटरनेट, सीडी आदि लाखों लोगों को एक साथ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब ये है सबसे पहला, तो इसका पॉइंट यही रखा गया है कि जो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सभी को जो है
क्लासरूम में बैठा करके शिक्षित करना तो पॉसिबल नहीं है एजुकेशन के माध्यम से। तो इस एजुकेशन का माध्यम इस तरह का रहे, इस तरह से हम उनको एजुकेट करें ताकि वो वर्ल्ड वाइड हो। जैसे अभी मैं आपको जो आप लोगों को जो भी पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं बोलो कि यूपी में बैठे हुए लोग ही देख रहे हैं। ये कुछ लोग जो है दिल्ली में है, कुछ लोग जो है अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, लेकिन जो जहाँ पर हैं दूसरी जगह पे वहां से भी इसको देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी बातों को, या फिर जनसंख्या को कंट्रोल करना ही हो, या फिर जनसंख्या बढ़ना सही नहीं है, इसके बारे में जो भी अवेयरनेस हम देना चाहते हैं, जो भी हम शिक्षा देना चाहते हैं, वो हम दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इसकी वजह से हम एक शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग, वैसे लोग जो हमारे पास नहीं आ सकते या फिर जिनको क्लासरूम में बैठा करके आप एजुकेशन नहीं दे सकते, उन तक भी पहुंचता है। तो पहला जनसंख्या विस्फोट को रोकना, या फिर जनसंख्या विस्फोट लिख करके आगे ऐसे डील कर देना। दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा नए ज्ञान की तेजी से पीढ़ी। मतलब कि जो नया ज्ञान आ रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी और तेज गति से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारे लिए एक तरह से वरदान की तरह काम करेगा। अब पहले के टाइम में क्या हो जाता था कि वैदिक एजुकेशन में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे बच्चे ही आश्रम पहुँच पाते थे जो वहाँ तक रीचेबल हो, वहाँ तक जा सकें, या फिर घर से हो। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्लास नहीं जाना, या फिर वहां पे अगर चले गए तो वहां से वापस नहीं आना, ऐसी भी चीजें होती हैं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक ज्ञान को बहुत तेजी से जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और बहुत तेजी से जो है वो फैलता है। तो ये चीजें होती हैं। नवीन ज्ञान का विस्तार बहुत तीव्र गति से हो रहा है इसके माध्यम से। सिर्फ 3 साल में यह लगभग दोगुना हो चुका है। एक शिक्षक को ट्यूटोरियल या कक्षा शिक्षण द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। ईटी इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। एक टीचर जो है एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट को पढ़ा सकता है? 100, 200, इससे ज्यादा क्या 1000 पढ़ा लेगा क्या? तो लेकिन जब वो ऑनलाइन पढ़ाता है तो ऑनलाइन में तो वहां पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचता है। तो ये चीजें तो ईटी के माध्यम से, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल हुआ। तो नए ज्ञान में तेजी से वृद्धि, यहाँ पीढ़ी लिखा हुआ है, यहाँ पे वृद्धि करना, ठीक है, वृद्धि होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है नई रणनीतियों का विकास। बिल्कुल नए नए स्ट्रेटजीज आ रहे हैं। एजुकेशन को कैसे और एनहेंस किया जा सकता है उसकी प्लानिंग की जा रही है, और ये प्लानिंग भी किसके मदद से हो रहा है? ईटी के मदद से हो रहा है। फिर उसके बाद आपका है 4th नंबर नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऐसा जिसको हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं। कंट्रोल करने का कभी भी मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं होता, ऐसे कंट्रोल जिसमें कि सही तरीके से जो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात होती है, जिसमें लर्निंग जो है सही तरीके से पॉसिबल हो, वो चीजें हम क्रिएट करके या कंट्रोल करके देते हैं। ईटी की शुरुआत के बाद कुछ शिक्षकों द्वारा शिक्षा को खेल के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसने शिक्षण की पूरी प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण, स्पष्ट, वैज्ञानिक और रोचक बना दिया है। शिक्षक कक्षा के वातावरण को अपने पक्ष में नियंत्रित करता है, लेकिन उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन परीक्षणों को लागू करके एक साथ किया जा सकता है। तो हम उस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करके देते हैं और ईटी के माध्यम से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे कि क्या होता है कि बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगता है, बोरिंग नहीं लगता है, खेल खेल में बच्चे सीखते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल ईटी के वजह से हो पाया है। फिर उसके बाद शिक्षक की भूमिका का महत्व ये है इसमें अब क्या क्या, देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% रहेगा। अब ये क्वेश्चन जिस तरह से भी ट्विस्ट करके देगा, लेकिन आप लोग को इसको करना। पॉइंट्स आप लोग इसमें कम से कम 8 से 10 पॉइंट कर लो। देखो मैं कितना पॉइंट दे रही हूँ आपको, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपको 12 दे दिए हैं। इसमें से कम 8 से 10 पॉइंट जरूर कर लेना, और इसका जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो भी बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन किया गया है, वो आप इसको और कम कर सकते हो या अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन 12 पॉइंट में से कम 8 से 10 पॉइंट तो जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछेगा। इस तरह से पूछेगा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए, उसके बारे में बताइए, एंड देन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो है क्या आवश्यकता है या फिर क्या इसका महत्व है एजुकेशन में। आज की शिक्षा में भारत की इस स्थिति को देखते हुए आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस दिखता है,
किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन घुमाता है, आवश्यकता, इंपॉर्टेंस, इससे अगर क्वेश्चन आता है या योगदान से आता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने जो है क्या योगदान दिया है, तो भी यही सारे पॉइंट्स होंगे। तो आप इस बात को ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको जो है ट्विस्ट करके ही देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। दूसरा नया क्वेश्चन ये जो आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है ये अवध में, कि भाई टीचर्स के लिए जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है। ये अलग अलग उपयोगिता भी पूछ सकता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज जो है टीचर को क्यों होना चाहिए, उनके लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, इस तरह से। तो टीचर्स को जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करके आपको बताना है कि किस तरह से ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। ये अवध का ही क्लास हो रहा है ना, अवध फर्स्ट ईयर का क्लास है शिवांगी, तो अब तो नहीं होगा ये आपको वीडियो तो इसमें यूट्यूब पे ही रहेगी ना। पहला पॉइंट है, इसने कक्षा के वातावरण, सामग्री, पाठ्यक्रम आदि से संबंधित कक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए, कक्षा की स्थिति में क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए शिक्षकों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान किया। सिंपल वे में अगर देखो तो टीचर्स को जो है इसने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया है और एक व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड पर्सपेक्टिव दिया है। और इसमें इसने और क्या क्या काम किए हैं, तो इसमें जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे होता है बहुत जगहों पे जो कि सही तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, तो वो क्रिएट करके देना, फिर सही तरीके का करिकुलम देना, सही तरीका मटेरियल देना, ये सारी चीजें जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है, जो कि टीचर्स के लिए हेल्पफुल है। तो ये एक पहला टीचर्स के लिए हुआ। दूसरा है, यह शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आधुनिकीकरण और मशीनीकरण में मदद करता है, क्योंकि हर दिन जो है हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हर दिन जो है कुछ नया आ रहा है। और तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जो टीचर्स, जैसे अभी ये लॉकडाउन हुआ था जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो कि ऑनलाइन क्लास लेना या फिर कंप्यूटर लैपटॉप यूज करना नहीं जानते थे, उन्होंने सीखा। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है टीचर्स अपडेट हो रहे हैं, वो नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, जो भी नया चीज आ रहा है उसमें वो अपना योगदान दे रहे हैं, सीख रहे हैं एंड देन अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है पॉसिबल हो पाई हैं। ईटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एवी एड्स के साथ शिक्षक को पूरक करता है। टीचिंग में जो है, जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसमें टीचर जो है एवी एड्स यूज करके यानी टीचिंग एड्स यूज करके जो है अपने टीचिंग को एनहेंस करता है, उसको और इफेक्टिव बनाता है और प्रभावपूर्ण बनाता है। तो ये ईटी के माध्यम से ही होता है। यह शिक्षक के पेशेवर विकास में मदद करता है और टीचर्स का ग्रोथ होता है। टीचर्स का जो है अपने प्रोफेशन में वो नए नए चीजें सीखता है तो उसका ग्रोथ होता है। ओके, 44 राइट है आउट ऑफ 50। वेरी गुड शैलेश। ओके, ना फिफ्थ नंबर है, उनकी शिक्षण क्षमता में जोड़े उनके शिक्षण व्यवहार शैली को संशोधित करता है। टीचिंग मेथड वो जो यूज करते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी जो यूज करते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम रहती है तो उसको इम्प्रूव करवाता है। तो वो अगर उनके मेथड्स, उनकी स्ट्रैटेजी इम्प्रूव हो रही है तो जाहिर सी बात है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये एक चीजें जो है होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग का 7th पॉइंट्स है किसका, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचर्स का कनेक्शन। किस तरह से टीचर के लिए जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उनकी आवश्यकता है या उपयोगिता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब आपको आना है कि शिक्षण शैक्षिक प्रौद्योगिकी के रूप, ईटी के प्रकार। तो शिक्षण प्रौद्योगिकी और आप लोग का जो है दूसरा है शिक्षण, इसको हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि सभी हिंदी में तो कभी कभी क्या होता है सभी चीजों को हम वही बोल के निकल जाते हैं। चलो इसको हम देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश में, थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे। ये जो है नहीं, आज 8 बजे क्लास नहीं होगा, आज यही क्लास रहेगा। ये जो है आपको मैं 2 पार्ट में एजुकेशन टेक्नोलॉजी कराऊंगी। आज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 25 क्वेश्चन जो है हम इससे कर लेंगे और उसके बाद जो है हम सेकेंड पार्ट में जो और भी क्वेश्चन इसमें हैं, माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन रहता है तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डे करेंगे। कल तो आप लोग एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, तो एग्ज़ाम के बाद फिर से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ओके ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है आपका, हाँ ये थोड़ा सा हिंदी में सेम नाम आ जा रहा है, इंग्लिश में आप थोड़ा सा देखना। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कितने प्रकार हैं, कितने तरह के होते हैं, ये अलग अलग पूछता है। एंड इन तीनों में से एक लॉन्ग में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इतना मान लो। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है, पहला पार्ट इसका हो गया जो कि हम कर चुके हैं अभी तक। दूसरा हो जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड तीसरा हो जाता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। तीनों को आपको करना है। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी हमने ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमारा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ये 3 पार्ट में क्यों इसको बोला जा रहा है, देखो एजुकेशन एक बहुत वाइड जो है ये वर्ड है। एजुकेशन में 3 तरह की चीजें जो हम यूज करते हैं। एक तो हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते समय जब हम पढ़ा रहे हैं, जैसे भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें हम अलग जो है टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एक हमारा होता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसमें कि हम टीचर जो है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, उनको बस इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। तो वो इंस्ट्रक्शंस जब हम देते हैं तो उस समय हमारी टेक्नोलॉजी अलग यूज होती है। तीसरा हमारा हो जाता है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी होता है जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर में, बच्चों का बिहेवियर हुआ या हमारा बिहेवियर, अपना बिहेवियर भी हुआ, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो है हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे क्या कमियां हैं और उसको दूर करना है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी अलग होती है। तो पूरी तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कितने फॉर्म्स है, 3 फॉर्म है, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। जो आप हिंदी में अगर देख रहे हो तो तीनों का नाम अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना है। अब चलो इसको एक एक को हम समझेंगे, टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या, और यही इसी को हम खत्म करके आज रहने देंगे, बस इतना आज करेंगे। हाँ, तो पहला हमारा हो जाता है शिक्षण प्रौद्योगिकी, ठीक है, टीचिंग टेक्नोलॉजी का शिक्षण प्रौद्योगिकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी हुआ। फिर दूसरा यहाँ पे शिक्षण प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है जो कि नहीं होगा, जिसमें होगा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड तीसरा हमारा बिहेवियर रहेगा, आगे हमें इंस्ट्रक्शनल मिलेगा। शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या है, तो पहले उसमें अगर हम देखते हैं शिक्षण प्रौद्योगिकी में, तो इसका इंट्रोडक्शन, शिक्षण सामाजिक और व्यवसायिक गतिविधि है। देखो टीचिंग में जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं किस तरह का करते हैं, तो इसको हम जब लिखेंगे तो पहले शिक्षण के बारे में यानी टीचिंग के बारे में बताएंगे। तो टीचिंग डेफिनेटली जो है हमारा एक सोशल आप बोल सकते हो, सोशल एंड जो है वोकेशनल एक तरह की एक्टिविटी है। दूसरा है शिक्षण उद्देश्य पूर्ण गतिविधि है, शिक्षण का अंतिम लक्ष्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, बिल्कुल सही। शिक्षण कला के साथ साथ विज्ञान भी है, क्योंकि शिक्षण का अध्ययन वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। शिक्षण प्रौद्योगिकी के मुख्यतः प्रतिपादक आईके डेविस, एनएल गैगने और हर्बर्ट एंड फिर हंट एंड बर्नर और रॉबर्ट ग्लेसर हैं। तो ये शिक्षण प्रौद्योगिकी के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर दूसरा इसी में पॉइंट देखोगे, शिक्षण प्रौद्योगिकी की सामग्री, इसमें हम कौन कौन से जो है चीजें, कौन कौन से एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल मटेरियल यूज करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो शिक्षण की योजना बनाते हैं, यानी टीचिंग के लिए प्लान करते हैं, तो उस समय हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस समय उसमें किस तरह के आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय हम जो है जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको पढ़ाना है, तो आप ये जरूर देखोगे कि उन सारे बच्चों का एज क्या है, उस बच्चों का जो है साइकोलॉजिकल क्या उन लोगों का सोच होता है। तो ये सारी चीजें हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से पता चलती है कि इस एज के बच्चे जो हैं इस तरह के सोचेंगे, या ये कंटेंट उनको पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये प्लानिंग वाले जब हम प्लानिंग करते हैं टीचिंग में, फर्स्ट हमारा प्लानिंग ही होता है, योजना बनाते हैं, तो उस समय हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। दूसरा है शिक्षण का संगठन, अब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि हम जब जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हमें टीचिंग मेथड यूज करना है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करेंगे, किस टॉपिक के लिए कौन सा टीचिंग मेथड सही है, टीचिंग एड्स यूज करना है। तो ये सारी चीजों को सोचने में और हेल्प करता है कौन, टीचिंग टेक्नोलॉजी। शिक्षण एक अग्रणी है, मतलब शिक्षण जो है सबसे पहले पढ़ाने वाला है। फिर टीचिंग को हम कंट्रोल करते हैं, ये भी हम उसी के माध्यम से करते हैं। तो टीचिंग अगर देखें टीचिंग टेक्नोलॉजी में, तो हम सबसे पहले योजना बनाते हैं, ये हमारा 1 नंबर है। तो योजना बनाते हैं, तो इसमें योजना में क्या करोगे, एक शिक्षक कक्षा में क्या पढ़ाना है, शिक्षक को क्या पढ़ाना है, उचित योजना बनाता है। नियोजन में वह कार्य जो है गतिविधियां करता है, क्या क्या कार्य कर सकता है। कार्य विश्लेषण, सामग्री का विश्लेषण, कौन कौन से चीजें जो यूज करनी है, इसके लिए हम सब मशीनरी अब यूज करते हैं। अब
बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम जो है अभी जैसे कि क्लास 5 के लिए ही मान लो कि क्लास 5 के लिए मुझे लेसन प्लान यानी प्लानिंग करनी है कि पढ़ाना है जाके, तो मैं क्या करूंगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो टॉपिक ढूंढूंगी। जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाना, तो इंग्लिश में मैं सबसे पहले देखूंगी क्लास 5 के बच्चे, अच्छा ठीक है क्लास 5 के बच्चे का सिलेबस क्या है, करिकुलम पहले देखूंगी। तो कहाँ से देखूंगी, हर चीज तो मेरे पास बुक में अवेलेबल हो जरूरी नहीं, तो हो सकता है मैं ऑनलाइन हेल्प ले लूँ, नेट से मैं निकाल लूँ, फिर उसके बाद से सिलेबस देख करके क्लास 5 में कितने एज के बच्चे रहते हैं, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करने में टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। और अब इतना डिफिकल्ट नहीं हो गया है। अब पहले क्या था कि उसके लिए चलो बुक मार्केट से परचेज करो, बुक में देखो सही है या नहीं, इस राइटर का बुक लें, उस राइटर का बुक लें, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती थी। अब ये सारी चीजें नहीं होती है। एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी भी ले जाना है मैम, एडमिट कार्ड ही ले लेना ना, फोटो कॉपी तो नहीं लेगा। एक आईडी प्रूफ ले लेना, मैं आप लोग को बोलना भूल गई थी, आईडी प्रूफ एक ले लेना। अभी कहीं कहीं पे मांग रहा है, सारे कॉलेजेस में तो नहीं मांगेगा जहां जिसका सेंटर है, बट कहीं कहीं मांग रहा है। उद्देश्यों की पहचान, अब कौन कौन से उद्देश्य जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसमें हमें टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। सीखने के उद्देश्य को लिखने में, तो ये सारी चीजों में। टीचिंग के प्लानिंग में, देखो टीचिंग टेक्नोलॉजी यानी कि पढ़ाने के टाइम में शिक्षण में जो है हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमें प्लानिंग के समय टेक्नोलॉजी चाहिए, शिक्षण संगठन के समय चाहिए, ये इसका दूसरा चरण होता है। इसमें जो है हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने में हमें हेल्प जो है जो चूज करने में हेल्प करता है यही करता है। फिर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी रणनीतियां बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कौन से जो है टीचिंग मेथड को यूज करना है ये करते हैं। थर्ड हमारा आता है शिक्षण अग्रणी, यह चरण संचार रणनीतियों और सुदृढ़ीकरण उपकरणों से संबंधित है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, जैसे मान लो कि ऑडियो ही मैं यूज करने वाली हूँ पढ़ाने के लिए, तो वो ऑडियो सही तरीके से काम नहीं, ऑडियो में मैं क्या यूज करूँ, टेप रिकॉर्डर यूज करूँ, जो है कोई और जो है स्पीकर लेकर जाऊँ, किस तरह का ऑडियो मैं देना चाहती हूँ वो सिलेक्ट करना। फिर उसके बाद है प्रेरणा की तकनीक को छात्रों के व्यवहार का नेतृत्व करने के लिए नियोजित करना। अब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, अब ऐसा नहीं है ना कि जाके एक वीडियो ऑडियो मैंने रेडी कर लिया और जाकर सुना दूंगी और उसको एक्सप्लेन कर लूंगी, तो वो इंटरेस्टिंग तो नहीं बनेगा। बच्चों को टाइम टू टाइम पे मोटिवेट करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना, तो ये सारी चीजें जो है शिक्षण अग्रणी में होता है। चौथा होता है हमारा टीचिंग को कंट्रोल करना, जो है शिक्षण का नियंत्रण, ये सबसे लास्ट में है। इसमें क्या होता है, इसमें मूल्यांकन से संबंधित होता है, ये हम इवैल्यूएशन से रिलेटेड, हमने पढ़ा दिया, पहले मैंने प्लानिंग बनाया, फिर प्लानिंग बना करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। फिर हमने जो है उसको पढ़ाया, पढ़ाने में हमने उस सारी चीजों को यूज किया। चौथा हमारा था इवैल्यूएशन, कि हम इवैल्यूएशन जो है किस तरह से करें, जो हमने पढ़ाया है वो सही हुआ है या नहीं, बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो ये शिक्षण नियंत्रण में होता है। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी से अगर क्वेश्चन आता है, शैक्षिक आप लोगों का जो है प्रौद्योगिकीकरण से शिक्षण, सॉरी नॉट शैक्षिक, शिक्षण प्रौद्योगिकी से आपका आता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, तो ये चार आपके स्टेजेस हैं, जो चारों स्टेजेस में अलग अलग हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ओके तो हाँ, पैन कार्ड ले लेना, वोटर आईडी ले लेना, आधार कार्ड ले लेना, कुछ भी ले लेना भाई। शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यता, ये मान्यता इसकी जो है कहाँ तक है, वैसे देखा जाए तो अभी हर जगह स्कूल में पहुंची तो है नहीं। द्वितीय जो इसका होता है, दूसरा इसका जो फॉर्म होता है वो शिक्षण प्रौद्योगिकी का जो है इंस्ट्रक्शनल होता है, वो यहाँ पे है। एंट्रेंस में तो ले जाना था, हाँ नहीं ले जाओ, आईडी प्रूफ है जो ले करके जाओ, कहीं कहीं पे मांगता है और बिल्कुल वो जरूरी है। तीसरा आपका है व्यवहार प्रौद्योगिकी, तो ये है, इसको थोड़ा सा मैं आपको डील करूंगी, लेकिन अब मैं कल आपको डील करूंगी, ठीक है। कल का क्लास नहीं हो पाएगा, कल तो आप लोग जाओगे एग्जाम देने, अब जिस दिन फ्री रहोगे उस दिन मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगी। और ये आपका बीच में इंग्लिश है तो इसीलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ज़्यादा अब है नहीं। अब आप लोग का माइक्रो टीचिंग का रह जाएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अभी देखो क्वेश्चन मैं एटलीस्ट आप लोग को बता देती हूँ ताकि वो आपके पास नोट्स हो तो आप वो एक तरह से देख सकते हो।
देखो टीचिंग से जो है टीचिंग का डेफिनेशन, शिक्षण की अवधारणा और उसका प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है तो इसको नहीं छोड़ना है। सिद्धांत उसके कौन कौन से होते हैं टीचिंग के, और ये शिक्षण के विभिन्न चरण, स्टेजेस, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव वाला जो है ये क्वेश्चन। फिर ये आपको करना है कि इसमें क्या क्या होता है, प्री एक्टिव में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव में क्या होता है, इंटरेक्टिव में क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद से आपका क्वेश्चन आ जाएगा ये शैक्षिक तकनीकी के कठोर तथा कोमल उपागमों का वर्णन, यही है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, और तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो आप ये कर देना, और अगर नहीं है तो फिर इसको तो मैं एक दिन और क्लास लूंगी तो उस दिन मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग है, लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एनालिसिस लेवल होता है, ये तीनों लेवल जो है आपको करना है। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है 3, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये तीनों को अलग अलग कर लेना क्योंकि अलग अलग भी पूछता है ये, ठीक है। रिफ्लेक्टिव, इसके बाद है टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड्स में कौन कौन से टीचिंग मेथड्स करने हैं, तो टीचिंग मेथड में आपको कौन कौन से करने में थोड़ा सा बता दूं। आप लोग का लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये सारे मेथड को थोड़ा डिटेल में करना क्योंकि ये डिटेल में पूछेगा। फिर उसके बाद माइक्रो टीचिंग का एक क्वेश्चन रहेगा, माइक्रो टीचिंग क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी उपयोगिता, ये एक क्वेश्चन रहेगा। ई लर्निंग से एक क्वेश्चन रहेगा, तो ई लर्निंग का मैंने यहाँ पे पूरा ही क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है। पहले तो वो क्या है, इसकी विशेषता बताइए, इसकी प्रकृति, क्षेत्र, अलग अलग पूछेगा हर बार। मतलब अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पेपर आप लोग का इवेल्युएट किया है, 2016 से क्वेश्चन पेपर लेकर मैंने इवेल्युएट किया है, सब में ई लर्निंग का अलग अलग फॉर्म पूछा था, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया, सारे का आंसर भी इसमें मिलेगा आपको, तो वहां से हो जाएगा। लेकिन इसमें से पूछेगा कोई एक या दो ही ई लर्निंग से। हाँ, फिर आपका आ जाएगा मॉडल ऑफ टीचिंग का, शिक्षण प्रतिमान क्या है, इससे एक क्वेश्चन रहता है, ये भी 100% वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये रहेगा, तो इसको कर लेना है। एंड देन संप्रेषण से एक क्वेश्चन रहेगा, कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन रहता है, तो वो एक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन है। हाँ, एक ये क्वेश्चन मुझे दिखा था, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, इसको समझाया, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है, बस इतना ही है। तो ये सारा जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप लोग कल के एग्जामिनेशन पे फोकस करो, नॉलेज एंड करिकुलम ज़्यादा टाइम आज लूंगी नहीं मैं, नॉलेज एंड करिकुलम का जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है सारे क्वेश्चंस कर लो। एंड देन आप लोग जो है उसके बाद क्या करना, लिखना कैसे, तो देखो लिखने का तरीके में एक साइड में तो लाइनिंग अगर दी रहती है तो सही बात है, दूसरे साइड में एकदम हाफ बहुत छोटा सा लाइन करना, एंड देन बीच से लिखना स्टार्ट करना। इंट्रोडक्शन जरूर देना, इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ टाइम टू टाइम पे चेंज करते रहना, एकदम सटा करके मत लिखना, वो बहुत ही खराब लगता है। और ज़्यादा हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँ, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके लिखना। फिलोसोफर का, साइकोलॉजिस्ट का जब भी नाम लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिख दो, उसको अंडरलाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, अकॉर्डिंग टू जो है आप लिख सकते हो फ्रॉबेल, अकॉर्डिंग टू, तो इतना आप इंग्लिश यूज कर सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स करके। ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज करना है। थर्ड पेपर अच्छा है ऐसा नहीं है, बस समझना है। चलो ठीक है, अब मैं